हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। तो जो क्रम से हम सारे चैप्टर्स करते हुए आ रहे हैं मॉडर्न इंडिया के, यानी हिस्ट्री के जो आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस हैं, इसके लगभग कई सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। इसी क्रम में एक और नया चैप्टर आज हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं, उपनिवेशवाद और नगर, यानी कॉलोनियल इंडिया में शहरों का। हमने देहात का तो देखा कैसे, उसकी चर्चा भी की, लेकिन नगरों की क्या स्थिति थी, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में। ठीक है, उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपके लिए लेकर आया है हिंदी माध्यम में। यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हो, कई बार ये परेशानी आती थी कि स्टेट बोर्ड्स के लिए हमें कंटेंट नहीं मिलता, हम कहां से पढ़ाई करें, हिंदी माध्यम में कोई कंटेंट नहीं मिलता, कहां से पढ़ाई करें। इस बात का ध्यान रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने आपको हिंदी माध्यम में कक्षा 6 से 12वीं तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने का फैसला लिया है। और आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के इस टीम के साथ जुड़ के आपके जो भी चैप्टर्स जिस भी सब्जेक्ट के हैं, सारे सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। यानी किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे भर के आपको पढ़ाई करने की जरूरत मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए इस इंपॉर्टेंट मुहिम में। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य। दो तीन चीजें बेसिकली हमको इस चैप्टर में देखनी है। अब देखिए, जैसा हम हर चैप्टर में करते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, हमको ये पता है कि जो मुगल शासन है, यानी जो मुगल शासन भारत में चल रहा था, ठीक है, इस मुगल शासन को ओवरकम करके फिर क्या आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आई। और खास करके जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद विशेष रूप से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार और अपना जो है क्षेत्र बनाने लगती है। और 1757 में प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध। ये जो प्रमुख युद्ध हुए थे, जिसकी चर्चा हम और चैप्टर्स में कर चुके हैं, जिसको आप जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, जो सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो ये जो युद्ध हुए, इसके बाद भारत में लगभग अंग्रेजी शासन ठीक से स्थापित हो गया। अच्छा, इसके क्या क्या परिणाम पड़े, गांव में क्या हुआ, करों की क्या प्रणाली बदली, सिस्टम जो शासन का तरीका है वो कैसे बदला, वो हमने कई सारे चैप्टर्स में किया है। आप अगर उसको देखेंगे, जैसे उपनिवेशवाद और देहात को हम देख रहे थे, तो उसमें हमने चर्चा की थी 1857 क्रांति के समय क्या क्या स्थिति बनी, क्यों ये भूमिका बनी, सारी चीजें हमने देखी है। अब आज हमको जो प्रमुख रूप से पढ़ना है कि इस उपनिवेश काल में, यानी जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया, इसी को क्या हम बोलने लगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट। इसी को क्या बोलने लगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट। और ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलने लगे, इस उपनिवेशिक काल में हमको दो तीन चीजें आज पढ़नी है। ठीक है, एक नगर, देहात हमने देख लिया। अब देखेंगे कि शहर अगर हो रहे थे तो क्या कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो एक हमको क्या देखना है, जो आपका चैप्टर है नगर योजना, यानी क्या उसको लेकर प्लानिंग थी। और एक हमको देखना है स्थापत्य, यानी जो आर्किटेक्चर, या जो कह सकते हैं कि किस तरीके का शहरों का विकास, वहां का भवन निर्माण, इस तरह की जो चीजें कला और स्थापत्य में आती हैं, वो चीजें हमको देखनी है। किस किस तरह से जो शैलियां हैं वो तैयार की गई। यानी पहले जब शुरू में बनना शुरू हुआ तो थोड़ा सा मुगल कालीन शैली को लेकर बनाया गया, फिर धीरे धीरे उसमें आर्ट एंड गोथिक्स, ये सारी चीजें आई। उसके बाद हर्बर्ट बेकर, मार्क ल्यूटियंस जैसे लोगों ने जो दिल्ली का पूरा उसको डिजाइन किया, बनाया। फोर्ट विलियम जैसे बिल्डिंग्स बनाई गई। यानी नगर जो बन रहे थे, उन नगरों में जो बिल्डिंग्स थी, स्थापत्य था, वो किस तरह का था, मुख्य रूप से भूमिका हमको देखनी है। अच्छा, उसमें जो उसको डिटेल में देखेंगे, एक जो चीज उसमें समझ में आएगी कि जाहिर सी बात है कि जो मुगल शासन था, मुगल शासन के समय कुछ ऐसे शहर थे जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आपको ये भी पता है कि सबसे पहले भारत में कौन आया, पुर्तगाली है, पुर्तगाली। और पुर्तगाली लगभग 1498 में ही आ गए थे, है ना। उसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और मुगल शासन फिर चलता भी रहा बीच में। तो मुगल शासन के दौरान जो कुछ प्रमुख शहर थे, कौन कौन से थे अभी हम देखेंगे उसको, वो उन शहरों की अलग महत्वपूर्णता थी।
जब ब्रिटिश कंपनी आई तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ अनेक, जैसे कालीकट पहले पहुंचे वास्को डी गामा, उसके बाद से दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख शहर वो प्रमुखता लिए रहे। इसके बाद इन शहरों की प्रमुखता में भी बदलाव आया, कुछ दूसरे शहर प्रमुख बनते चले गए। तो ये नगर क्या थे, नगर, और एक और हमको जो महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है वो ये कि नगर, या आप कह सकते हैं कि कस्बों और देहात का संबंध क्या था, है ना। ये एक महत्वपूर्ण बात भी हमको चर्चा करते हुए चलनी है। तो ये कुछ बातें हैं जो बेसिकली हमको इस चैप्टर में ध्यान रखना है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, कि क्या उपनिवेशिक काल में नगरों की क्या स्थिति थी, किस तरह से टाउन प्लानिंग की जाती थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर थे जिनके बारे में ध्यान रखना था। ये सारी चीजें हम थोड़ा सा आज के इस चैप्टर में देखते हैं, ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम करेंगे 12 के इस सिलेबस में। अब देखिए, जो औपनिवेशिक काल आया, बेसिकली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जब अपने कह सकते हैं ना कि जब अपने उत्कर्ष पर पहुंची, जब अपने चरम पर पहुंची, तो भारत में 3 ऐसे प्रमुख शहर थे जो बड़े इंपॉर्टेंस के थे, और वो शहर थे मद्रास, कलकत्ता और बंबई, ठीक है ना। और इन्हीं तीनों जो 3 शहर थे, इनको इन तीनों शहरों में जो है एक प्रमुख शब्द इस्तेमाल किया जाता था, और वो प्रमुख शहर था प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मतलब जो भी ब्रिटिश भारत का अंग था, जो ब्रिटिश भारत का शासन था, वो इन्हीं प्रेसिडेंसीज के थ्रू चलाया जाता था। और ये प्रेसिडेंसीज आप कह सकते हैं कि एक राजधानी के रूप में काम करती थी। हालांकि इन तीनों में भी जो कलकत्ता था, ये जो, और जो विशेष करके जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ये प्रेसिडेंसी जो थी, ये इन तीनों की भी सुपीरियर हुआ करती थी। जैसे आज के देश में आप दिल्ली देखते हैं, दिल्ली की जगह कभी किसने ली हुई थी, कलकत्ता ने ली हुई थी, और 1911 से प्रोसेस 12 तक वो दिल्ली में फिर हस्तांतरित की गई राजधानी। और बाकी की जो ये बंबई और मद्रास थे, ये आप रीजनल कैपिटल्स के रूप में कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राजधानियों के रूप में ये काम करते थे। और जो बंगाल के गवर्नर होते थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बाद में वायसराय कहलाने लगे, है ना। तो जो बंगाल था, क्योंकि वो एक बहुत ही रिच और बहुत ही संपदा संपूर्ण क्षेत्र था, जाहिर सी बात है कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, उसके बाद वहां पर द्वैत शासन की स्थापना भी की गई। रॉबर्ट क्लाइव का नाम इसमें आता है, हमने चर्चा उसमें की थी। और उसके बाद वहां इतनी ज्यादा रेवेन्यू, फिर परमानेंट सेटलमेंट आया, रेवेन्यू तेजी से वहां जनरेट होने लगा, और संपदा वहां पहले से ही विकसित तो थी ही, बाद में भले एक्सप्लॉइट कर दिया गया। तो वो धनी प्रदेश होने के कारण वहां सबसे ज्यादा सेंटर्स बने। जो सबसे पहला सेंटर जिस पर अंग्रेजों का अधिकार बना शासन करने के लिए, वो बंगाल ही बना था, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में, शाह आलम द्वितीय के बीच में, ठीक है, जिसमें मीर कासिम और सुजाउद्दौला भी साथ मिलकर लड़े हुए थे। उसके बाद बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इनकी दीवानी यानी टैक्स कलेक्शन का राइट अंग्रेजों को मिल गया था, और वो शासन चलाने लगे थे। तो ये जो कलकत्ता है, ये प्रमुख रूप से एक महत्वपूर्ण नगर उनके लिए बंगाल और कलकत्ता बना हुआ था, ठीक है। मद्रास, जाहिर सी बात है कि जो मद्रास और बंबई 2 ऐसे जगह थे जो समुद्र के किनारे पर थे या समुद्र से नजदीक थे। कलकत्ता भी था, जाहिर सी बात है, तीनों शहर, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, तीनों समुद्र से नजदीक होने वाले क्षेत्र थे, या जिनसे आप पानी के रास्ते जुड़ सकते हैं। कलकत्ता शहर के बीच में भी जो हुगली नदी है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो ये मद्रास और बंबई, ये इस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण थे। बंबई की भी बड़ी रोचक कहानी है कि पहले वो पुर्तगालियों के पास रही, फिर उसके बाद वो अंग्रेज के पास, अंग्रेजी जो राजा थे उनके पास उनको दहेज में मिल गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लीज पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बंबई भी जो है एक महत्वपूर्ण पावर सेंटर बन रही थी, और वो जाहिर सी बात है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट है भारत का, जो पश्चिमी तट है, उसका एक प्रमुख केंद्र था, प्रमुख बंदरगाह बना रहा। बाद में अंग्रेजी अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी को भी वहां से ले आते थे, और अपने जो उनके सिपाही होते थे, जो टुकड़ियां होती थी, वो भी जहाज के रास्ते वहां पर आते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है। तो ये जो 3 शहर थे, मद्रास, कलकत्ता और बंबई, ये सबसे पहले मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। यानी यहां पर जो जब ये उपनिवेश काल में प्रमुख शहर बन के उभरे, उसके पहले वहां 2-3 काम मुख्य होता था, मछली पालन का और बुनाई करने का, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो व्यापारिक कारणों से, यानी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों शहरों का प्रमुख रूप से इस्तेमाल करती थी। जाहिर सी बात है कि उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था, ट्रेड करना था। तो इन शहरों में फिर उन्होंने क्या किया, इन शहरों में इन्होंने अलग अलग किलेबंदी करके कई बिल्डिंग्स बनानी भी शुरू की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे फोर्ट विलियम हमने बंगाल में देखा है ना, सर जॉर्ज फोर्ट, ये हमने देखा मद्रास में, केवल फोर्ट के नाम से देखा बंबई में।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ करने से यहां अपने कारखाने और बस्तियों की स्थापना के लिए प्रयास करती रही। ठीक है, हालांकि जब इसके मैं अभी चर्चा कर रहा था कि मुगल काल में कुछ और शहर थे जो प्रमुख थे, लेकिन जो ब्रिटिश काल थे उसमें ये 3 शहर प्रमुख बनने लग गए। बाद में इसमें दिल्ली भी जुड़ता चला गया। और हमने चर्चा की कि सबसे पहले जो शहर ध्यान में आया पुर्तगालियों के आया, कालीकट में वो पहुंचे थे, वो छोटे छोटे नगर थे। फिर अन्य नगरों की बात होगी जिसको हम आगे चर्चा में देखते रहेंगे। तो इन तीनों शहरों को बेसिकली क्या किया था, विकसित किया था अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए। ठीक है, और इन प्रयासों के तहत कंपनी के एजेंट 1640 में मद्रास में बस गए। तो सबसे पहले आप देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1640 आते आते जो कंपनी के एजेंट हैं वो कहां आकर बस गए, मद्रास में बस गए। और यहां पर क्या किया गया, सबसे पहले एक किलेबंद कारखाना बनाया गया, यानी कि एक ऐसा एक कारखाना, देखिए उस समय ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस होता था, उस समय टिकने की जगह, रुकने की जगह, कच्चा माल और जो तैयार सामान है उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक जगह गोडाउन के तौर पे रखने की जगह, इसलिए भी कारखानों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन्होंने किलेबंद कारखाना किया जिसको सेंट जॉर्ज फोर्ड के नाम से जाना गया। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो मद्रास में महत्वपूर्ण कारखाना बनाया गया, इन तीनों कारखानों का आप एक लिस्ट भी लेकर चल सकते हैं कि जो मद्रास में, ठीक है, मद्रास में जो कारखाना बनाया गया वो क्या बोला गया, सेंट फोर्ड जॉर्ज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मद्रास में क्या किया गया कि सेंट जॉर्ज फोर्ड। हाँ, इसमें थोड़ा सा आप शब्दों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई बहुत फर्क नहीं है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सेंट, ठीक है, सेंट जॉर्ज फोर्ड, जॉर्ज फोर्ड। ये मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं कि हम यहां पर एक सीक्वेंस बनाते चलते हैं। जब आपने अगर प्रीवियस वीडियोस भी देखा होगा तो जो महत्वपूर्ण एक साथ चलने वाले नोट्स हैं हम उसको पढ़ते पढ़ते एक जगह नोट भी करते चलते हैं। अभी आगे बंबई और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भारत का जो ये तट था, यानी कि जैसे आप अगर भारत का नक्शा नीचे से देखना चाहें ऐसे, तो मद्रास का जो इलाका था यहां पर क्या किया, यहां मद्रास के पास उन्होंने क्या किया कि अपना एक कारखाना बनाना प्रयास किया, शुरू किया। और किले बंद, यानी कि जिसको कह सकते हैं ना कि ऐसा बना देना घेर के, उसको फोर्टिफिकेशन, जिसको फोर्ट बोलते हैं, फोर्टिफिकेटेड जो गोडाउन्स थे उन्होंने बनाने शुरू किए, किलेबंद कारखाने बनाने शुरू किए। और जो मद्रास में किलेबंद कारखाना बनाया उसको कहा गया सेंट जॉर्ज फोर्ड। अच्छा, यहां अब जब पहले मद्रास नगर विकसित नहीं था, देखिए हम यही पढ़ रहे हैं कि जो ये शहर विकसित हुए ये अंग्रेजों ने शुरू से विकसित करना शुरू किया। बंबई पहले में बहुत बड़ा नगर कोई नहीं था, मद्रास अपने आप में कोई बड़ा नगर नहीं था, कलकत्ता अपने आप में बड़ा नगर नहीं था, सूतापट्टी और सूतानटी, कलकत्ता, गोविंदपुर, ये 3 गांव थे छोटे छोटे। और गांव में फिर उनको बसा के विकसित करके और उनके टैक्स कलेक्ट करके वहां पे फिर कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ। तो जैसा मैं आपसे पहले बता रहा था कि मुगल कालीन में आगरा, दिल्ली, इस तरह के शहर प्रमुख थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने सुविधा के अनुसार, अंग्रेजों ने क्योंकि उनको समुद्र के रास्ते ट्रेडिंग करनी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था, इसके अलावा अपने अधिकारियों को, अपने सेना को धीरे धीरे वहां से ले जाना था, तो ज्यादातर समुद्र के किनारे जो है इस तरह की चीजें प्रारंभ की। और आपको पता है भारत का जो ये पूर्वी किनारा, इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, कोरोमंडल तट। तो इस कोरोमंडल तट पे ये मद्रास को की जगह यहां पर चुनी गई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि मद्रास को इन्होंने क्या किया, बसाना शुरू किया। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने दहेज में प्राप्त बंबई को 10 पाउंड प्रति वर्ष पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो पहले क्या होता था कि अगर जैसे मान लीजिए लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं तो दहेज में दे दे, तो पहले किसी और के पास बंबई था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो ये चार्ल्स द्वितीय जो थे, ये कौन थे, इंग्लैंड के राजकुमार, तो इनको क्या कर दिया, इनको दे दिया किस, दहेज में। और दहेज में देकर उस बंबई को फिर क्या किया चार्ल्स द्वितीय ने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया कि ठीक है आप हमको 10 पाउंड दे दीजिएगा और इस शहर का जो इस्तेमाल करना है करिए। और यहां से फिर बंबई भी क्या हुआ, विकसित होना शुरू हुआ, एक नगर के तौर में, औपनिवेशिक शासन के तौर में शुरू हुआ बनना। ठीक है, परिणामतः कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित करके बंबई में स्थापित किया। अच्छा, सूरत भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। तो जो प्रमुख शहरों आपको ध्यान में रखना है जो औपनिवेशिक काल में महत्वपूर्ण है, एक तो मद्रास हो गया, एक सूरत, ठीक है, इसके अलावा बंबई, इस समय अब उसको मुंबई कहा जाता है, उस समय बंबई, कलकत्ता, ठीक है, बाद में दिल्ली भी आएगा,
ये कुछ ऐसे नगर थे जो उपनिवेश काल में बहुत महत्वपूर्ण के नगर थे। और सूरत जो था, ये सबसे पहले देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले जो स्थापित किया अपना जगह, जहां से शुरू किया अपना काम धाम, वो सूरत ही था, गुजरात में सूरत, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब मद्रास और बंबई जैसे शहर आने लगे तो उन्होंने और स्थानांतरित कर दिया इन सेंटर्स को। तो सूरत में तो सबसे प्रिलिमिनरी काम सूरत से शुरू किया था अंग्रेजों ने। तो जब बंबई मिल गया उनको तो सूरत से अपना ट्रांसफर कर दिया सारा काम, ठीक है। और ये जो बन गया बंबई आपका, वो एक तरह से ट्रेड सेंटर बन गया। यानी बॉम्बे जो है ये एक ट्रेड सेंटर के तौर पर काम करने लगा। किसके लिए? ट्रेड सेंटर, ये बन गया व्यापार का केंद्र। और बाद में ये क्या बन गया? वित्तीय राजधानी बन गई एक तरह से अंग्रेजों की, ठीक है, वित्तीय राजधानी। और आज भी भारत की वित्तीय राजधानी इसको कहा जाता है ना। तो बंगाल जहां प्रशासनिक राजधानी के तौर पर था, धीरे धीरे जो ये बंबई था ये वित्तीय राजधानी के रूप में विकसित होना शुरू किया, ठीक है। और ये व्यापारिक केंद्र बन गया और यह नगर बंबई प्रेसिडेंसीज का मुख्यालय होना। तो मैंने आपको बताया कि पूरा जो शासन प्रशासन था अंग्रेजों का, वो प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था। और इन 3 प्रेसिडेंसीज में एक प्रेसिडेंसीज बंगाल की थी, एक मद्रास की थी और एक बंबई की थी। और ये बंबई उस प्रेसिडेंसी की मुख्यालय भी बनी, ठीक है। इसके अलावा अब बंबई के बाद फिर आगे चलते हैं। 1698 में बंगाल के मुगल सूबेदार ने अंग्रेजों को सूतानाटी, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी दी थी। तो अंग्रेजों को इन 3 गांव की जमींदारी मिली और इसी तीनों गांव की जमींदारी को मिलाकर क्या बन गया? कलकत्ता को विकसित किया गया था। सूतानाटी, कलकत्ता और गोविंदपुर, ठीक है। तो इस क्षेत्र की किलेबंदी कर दी गई और विलियम फोर्ड के नाम से यहां पर क्या बनाया गया? एक कलकत्ता नामक नगर की स्थापना की गई और यह व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों केंद्र बन गया। तो कलकत्ता के मामले में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कलकत्ता को 3 गांवों की जमींदारी के रूप में पहले अंग्रेजों ने लिया था और बाद में फिर विलियम फोर्ड के नाम से इस शहर को बना के और उसको फिर क्या बनाया? इसको किलेबंदी की गई, ठीक है ना। इसी किलेबंदी को रोक भी रहे थे कौन? सिराजुद्दौला, जो कि शासक थे बंगाल के, जिसके खिलाफ फिर प्लासी का युद्ध हुआ और मीर जाफर की गद्दारी कह सकते हैं आप, के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा था। और वहां से अंग्रेजों ने एक तरह से अपना पपेट रूलर बैठाना शुरू किया, मीर जाफर, फिर मीर कासिम, और फिर वहां से पूरा प्रशासन अपने हाथ में लेना शुरू किया। द्वैत शासन वाली सारी समस्याएं आई। तो फोर्ट विलियम की स्थापना भी यहां पर की गई, जो बहुत महत्वपूर्ण देखा जाता है। तो कलकत्ता क्या बन गया? प्रशासनिक और व्यापारिक दोनों केंद्र बन गया। प्रशासनिक एवं व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि फोर्ट विलियम की स्थापना, फोर्ट विलियम की स्थापना कहां हुई? कलकत्ता में, ठीक है। सेंट जॉर्ज फोर्ट की कहां हुई? मद्रास में। ये चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब 3 शहर जो हैं, ये परिचय में आपने देख लिया कि कैसे इन तीनों शहर का उद्भव हुआ और तीनों शहरों को अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक समय में एक महत्वपूर्ण नगरों की तरह ट्रीट किया और ये इस पूरे कालखंड में इनके अंग्रेजों के पूरे शासन में एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में देखे गए, पेश आए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए एक चीज और समझना है कि जो पूर्व औपनिवेशिक काल है, यानी प्री कॉलोनियल पीरियड जो है, कॉलोनीज पीरियड के पहले, यानी अंग्रेजों के शासन के पहले नगरों की क्या स्थिति थी या कस्बों की क्या स्थिति थी। तो अगर कस्बों के स्वरूप की बात की जाए तो इसमें सबसे जो प्रमुख बात देखने के लिए मिलती है वो ये मिलती है कि ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से भिन्न थे। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र थे इनसे भिन्नता थी, है ना। ग्रामीण क्षेत्र जो थे, क्षेत्र से भिन्नता, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें दिखाई देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि व्यापारी एवं प्रशासक वर्ग यहां रहता था, ठीक है। व्यापारी एवं प्रशासक वर्ग रहता था। अब देखिए प्री कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है? मुगल कालीन स्थिति की बात की जा रही है। तो वहां जो कस्बे होते थे वो कहीं ना कहीं गांवों से थोड़े अलग होते थे। उन कस्बों की किलेबंदी भी की जाती थी। समझिए जैसे अगर एक शहर है तो गांव से अलग होगा, उनकी थोड़ी किलेबंदी की जाएगी। वहां पर व्यापारी और प्रशासक वर्ग रहेगा, ठीक है, जो कृषि से आधारित, जो उत्पादन से जो कर वर मिल रहा है उस पर आधारित रहते थे और उनका ग्रामीण इलाकों पर एक वर्चस्व होता था। तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि स्टेटस का सिंबल था नगर उस समय, या जो कस्बे थे, और गांवों से वो अलग रहते थे और उनमें एक भिन्नता रहती थी। वहां पर प्रशासक वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग रहता था, जमींदार मनसबदार जो इस तरह के लोग रहते थे वो वहां पर रहते थे। ये प्रमुख बात दिखाई दे रही थी, ठीक है। कस्बों और गांव में संबंध की अगर बात की जाए तो ये संबंध
थे, आइसोलेशन नहीं था। कई बार क्या होता था कि जो गांव से जो किसान थे या गांव में जो उत्पादन करने वाले लोग थे, ये अपने सामान को बेचने के लिए कस्बों में आते थे, है ना। इसके अलावा अकाल के समय या भूखमरी के समय या जब भोजन उनको नहीं मिल रहा है उस समय भी ये लोग क्या होते थे, ये लोग शहरों में एकत्रित या कस्बों में एकत्रित होते थे। अगर कस्बों से गांव की तरफ की बात की जाए तो कस्बों में भी बनी जो फिनिश्ड गुड्स थे यानी उत्पाद की गई वस्तुएं थे उनको बेचने के लिए भी वो गांव में आते थे, है ना। इसके अलावा वहां से मजदूरों को ले आने के लिए या वहां से अपने काम को कराने के लिए भी वहां से कस्बों से लोग गांव में जाकर लोगों को ले आते थे, है ना। तो जरूरत पड़ने पर दोनों के बीच में एक संबंध दिखाई पड़ता था। ये प्री कॉलोनियल पीरियड की पहले की बात बताई जा रही है। अब मध्यकाल में शहर की बात, यानी अगर मुगल कालीन शहरों की बात की जाए, मुगल काल के शहर, अब देखिए प्रमुख अगर मैं शहरों की बात करूं तो इसमें 2-3 प्रमुख शहर दिखाई देते हैं, जैसे आप मैप में भी देख सकते हैं। एक तो ये आगरा, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद दिल्ली, लाहौर। उत्तर भारत में ये 2-3 जो शहर थे ये बड़े प्रमुख थे। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये बहुत दिन तक मुगल कालीन राजधानी के रूप में चलती रही और यहाँ के जो नगर थे किलेबंद नगर बनाए जाते थे। इन किलेबंद नगरों में ज्यादातर जो जमींदार मनसबदार है ना ये लोग रहते थे, यानी किलेबंद नगर, ठीक है। जमींदार मनसबदार, मनसबदार, ये जिनको अलग अलग जमींदारियां मिली थी या जो बड़े बड़े लोग थे पहुंच वाले, ये सारे लोग अपना आवास इन मध्यकाल में इन शहरों में ही बनाया करते थे, ठीक है। जो राजकोष होता था, जो जिसको कह सकते हैं कि जहां पर पैसे रुपए पूरे शहर का या पूरे राज्य का इकट्ठा किया जाता था, वो भी इन्हीं शहरों में मध्यकाल के शहरों में रखा जाता था। इसके अलावा जो अन्नागार होता, जो अनाज इकट्ठा करने की जगह होती थी, वो भी यहां रखा जाता था। पूरे प्रशासन का केंद्र ये क्या होते थे, मध्यकाल के शहर हुआ करते थे। इन शहरों के अंदर किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी के अंदर बाग, बगीचे, बाजार, ये सारी चीजें मध्यकाल के शहरों में दिखाई पड़ती थी। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, ठीक है। तो ये प्रमुख बात है। अच्छा, प्रमुख शहरों की अगर बात करें मध्यकाल में, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आगरा, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, लाहौर, खासकर उत्तर भारत की बात हो रही है। ये 2-3 ऐसे शहर थे जो बड़े प्रमुखता से क्या थे, एक तरह से हावी थे उत्तर भारत में प्रशासन के समय में। तो मुगल काल में अगर हम शहरों की चर्चा करेंगे तो इन शहरों की चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कॉलोनियल पीरियड में जो नगरों की स्थिति है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद काल में जो नगर हैं उनको चर्चा करने से पहले इन नगरों की स्थिति जाननी जरूरी है। दक्षिण भारत में अगर आप बात करें तो दक्षिण भारत में 2 शहर बहुत फेमस थे। एक तो कांचीपुरम, खास करके इन यहाँ के वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत था। मदुरई, ठीक है, अब उसको मदुरै भी कहते हैं, मदुरई, ठीक है। तो मदुरई में एक ये जो कांचीपुरम, ठीक है, दक्षिण भारत में एक चीज बड़ी प्रमुख थी, वो थे मंदिर। यहां पर मंदिर केंद्र हुआ करते थे। शासन प्रशासन या किसी भी चीज का जो सत्ता कह सकते हैं या शक्ति का भी जो केंद्र हुआ करते थे मंदिर से होते थे। मंदिर से ही सारा शासन व्यवस्था, मंदिर में ही कोष का इकट्ठा होना, ये बड़ी प्रमुख रूप से देखा जाता था, ठीक है। तो मध्यकाल में ये जो कांचीपुरम और मदुरई जैसे जो नगर थे ये बड़े फेमस थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे नगर जो है उत्तर भारत में फेमस थे। और इन नगरों की स्थिति मैंने आपको बताई कि जो प्रमुख लोग थे, जो सत्ताधारी लोग थे या जो वर्चस्ववादी लोग थे, वो इन नगरों में अपना शासन निवास करते थे, वो यहां पर रहा करते थे। अब प्रमुख बात यह है, इन नगरों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार, बाग बगीचे, इसके अलावा छोटे मोटे शिल्पकारी, ये सारी व्यवस्था हुआ करती थी। अच्छा, मध्यकाल के शहरों में शासक कुलीन वर्ग जो है वो राज किया करता था और जो शिल्पकार थे वो यहां पे रहा करते थे। शिल्पकार इन कुलीन वर्गों के लिए, शासकों के लिए क्या करते थे, अलग अलग तरीके का स्थापत्य, भवन निर्माण और उनकी जरूरत के लिए जो निर्माण की जरूरत थी वो निर्माण करके दिया करते थे। तो इन शहरों में एक और प्रमुख बात जो प्रमुख दिखाई पड़ती थी, वो दिखाई पड़ती थी कुलीन वर्ग एवं शिल्पकार। अच्छा, ये सारी चीजें ना कॉलोनियल पीरियड के पहले की चर्चा की जा रही है, यानी जो उपनिवेशवाद था, औपनिवेशिक काल था, इस औपनिवेशिक काल के पहले की स्थिति की चर्चा की जा रही है कि कस्बों का, गांव का ये संबंध था।
एक चीज आपको बड़ी स्पष्ट दिखाई देगी कि गांव की जो अर्थव्यवस्था थी या कस्बों की जो अर्थव्यवस्था थी अपने हिसाब से विकसित थी और अपने अंतर संबंध के हिसाब से चलता था। ऐसा नहीं था कि शासक वर्ग का शोषण नहीं दिखाई पड़ता था शासित वर्ग पे या गरीबों पे, लेकिन जिस स्थिति में अंग्रेजों के शासनकाल में दिखाई दिया उससे तो कम दिखाई देता है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था थी, ये जो आर्थिक स्थिति थी या जो रहन सहन की स्थिति थी वो काफी हद तक बढ़िया थी अंग्रेजी शासन के पहले। और आप जब आर्थिक तौर पर भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अर्थव्यवस्था के रूप में, व्यापार के रूप में, बाजार के रूप में यहाँ की जो पद्धति थी वो काफी विकसित थी और शोषित नहीं थी। ठीक है, अलग अलग मामले चल रहे थे, धार्मिक उन्माद कभी दिखाई पड़ता था, कभी शासक वर्ग के प्रति जो है स्वीकार्यता शासित वर्ग की या बहुसंख्यक वर्ग की दिखाई नहीं पड़ती थी। ऐसा मुगल काल में बहुत देखा गया, लेकिन यह ज्यादा देखा नहीं जाता था कि आर्थिक तौर पर कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा शोषण दिखाई पड़ता हो। कर पद्धति वसूलने की अलग अलग सिस्टम्स कई बार बनाए गए, कई जैसे दिल्ली सल्तनत के भी सुल्तान और मुगल कालीन भी जो राजा थे इन्होंने अपनी अपनी प्रथाएं और अपने अपना सिस्टम लगाया हुआ था, जमीन मापने का, कर वसूलने का, वो सब चल रहा था। और कस्बों का स्वरूप जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर इस तरह के लोग रहते थे और गांव में अलग तरह के रोल लेते थे। यह पूर्व औपनिवेशिक काल की स्थिति थी। और अब हम चलेंगे कि औपनिवेशिक काल में क्या क्या स्थितियां बनी, उसको भी थोड़ा देखेंगे। अब देखिए 18वीं शताब्दी में नगरों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक है, और ये जो परिवर्तन था इसमें राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप पुराने नगर जो थे और पुराने नगरों के साथ जो पतनोन्मुख होने लगे और नए नगर विकसित होने लगे। ऐसा मैंने आपको बताया कि जो पुराने नगर कौन कौन से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लाहौर, आगरा और दिल्ली जैसे शहर दिखाई पड़ रहे हैं, कांचीपुरम और मदुरई जैसे शहर दिखाई पड़ रहे हैं। ये धीरे धीरे पतोन्मुख यानी पतन की तरफ जाने लगे और नए शहर आने लगे। अब इसका सीधा सीधा संबंध आप व्यापारिक, जैसे यहां लिखा हुआ है कि व्यापारिक जो पुनर्गठन हुआ यानी कि जो ट्रेड के वजह से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इस वजह से ये नए शहर विकसित हुए। जाहिर सी बात है अंग्रेजों के दिमाग में ये था कि हमको जो ट्रेड करना है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर विकसित रहेगा। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जो 18वीं शताब्दी थी, इस 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी काल में या ब्रिटेन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज चल रही थी और वो थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अब ये जो औद्योगिक क्रांति थी, जाहिर सी बात है वहां पर जो है मशीन से द्वारा इस्तेमाल किए हुए स्टीम इंजन के लूम्स बनाए जा रहे थे, यानी जो कपड़े हैं वो मशीन से तैयार करने जाने की पद्धति को विकसित किया जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी। अब किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए दो चीजें बड़ी आवश्यक हैं, एक तो कच्चा माल, दूसरा बाजार। तो भारत ये अच्छा दिखाई पड़ रहा था अंग्रेजों को कि भारत से हम कच्चा माल भी भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और भारत में जनसंख्या भी ज्यादा है, यहां पर लाके उसको बेच सकते हैं, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आवश्यक था। इसलिए जो नगरों का विकास किया गया वो ज्यादातर कहां किया गया, वो क्या किया गया, कोस्टल एरियाज में, जैसे बंबई का इलाका, मद्रास का इलाका, कलकत्ता, यानी कि जो समुद्री किनारे थे उन किनारों पर नगरों का विकास ज्यादा किए जाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। और इसलिए जो है नए नगरों का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होना, नए नगर विकसित होने लगे। ठीक है, मुगल सत्ता के क्रमिक पतन के फलस्वरूप शासन से संबंध नगरों का भी पतन होने लगा। जाहिर सी बात है 1857 की क्रांति और बहादुर शाह जफर खत्म, उसके बाद दिल्ली का कोई संबंध ही नहीं रह गया। दिल्ली जैसी कोई, माने दिल्ली के वो जो ऐतिहासिक संबंध था उस नगर का, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, है ना। और जैसे जैसे मुगल कालीन लाहौर, आगरा जैसे शहर तो वैसे ही खत्म होते चले गए। तो धीरे धीरे जहां से ब्रिटेन ने, जहां से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को चलाने की स्थिति को जारी रखा, वो शहर वो ज्यादा विकसित हुए। वो थे बंबई और मद्रास, और इसके अलावा बंगाल सबसे मुख्य रूप से था। वो तो 1911-12 के बाद राजधानी चेंज की गई, तो वहां थोड़ा प्रशासनिक रूप से, हालांकि उसके बाद भी दिल्ली जो है व्यापारिक रूप से कभी उतनी विकसित नहीं हुई जितनी प्रशासकीय रूप से हुई। मुगलों की राजधानी नगर आगरा और दिल्ली भी अपने राजनीतिक प्रभुत्व से वंचित होने लगी। आगरा बहुत दिनों तक राजधानी रही थी मुगलों की, फिर बाद में जो है दिल्ली रहने लगी, लेकिन इसका जो अपना वर्चस्व या इसका जो अपना इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगा, खोने लगा, और इसलिए ये नए तरीके के शहर क्या हुए, धीरे धीरे विकसित होने शुरू हो गए। ठीक है, अब नई क्षेत्रीय शक्तियों के विकास के फलस्वरूप नई क्षेत्रीय राजधानी के रूप में लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम जिसको श्रीरंगपट्टम कहते हैं,
पूर्णा, जो आप पुणे कहते हैं, नागपुर, बड़ौदा और तंजौर, ये प्रमुख रूप से शहर आने लगे। अगर आप जयपुर की स्थिति, ये लखनऊ की स्थिति देखें, ठीक है, ये लखनऊ जैसे शहर आने लगे, ठीक है, हैदराबाद जैसे शहर आने लगे। ये ऐसे शहर जो धीरे धीरे नए तरीके से विकसित किए जा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज के शहर थे वो तो थे ही, लेकिन नए शहर जहां से, लखनऊ में भी प्रेसिडेंसी छोटी छोटी बनाई गई थी, लखनऊ में भी 1857 की क्रांति में जिसको ध्वस्त किया गया। ये नए नए शहर जहां पर कैंट एरिया, बरेली जैसे नए शहर विकसित होते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है। नागपुर, बड़ौदा, बम्बई, यानी कि महाराष्ट्र के इलाके में भी नागपुर का इलाका, इसके अलावा बड़ौदा का इलाका जो है ये दिखाई पड़ रहा था। तो इस तरह के नए नए तंजौर जैसे शहर बनने लगे, ठीक है। और कई सारे ऐसे स्थितियों का लाभ उठाते हुए कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों और उत्तर भारत में मुगल सत्ता से संबंध अधिकारियों ने कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाया। तो एक जो हमको नया एक मॉडल दिखाई दिया उपनिवेश काल में बसने का, वो गंज, कई सारे, जैसे दीदारगंज, ऐसे कई के गंज जैसे कई सारे शहरों के आप नाम सुनते होंगे, वो इसी दौरान विकसित हुए, ठीक है। और कई कस्बा जिसको कहते हैं, वो छोटे छोटे कस्बे जो है विकसित हुए नगरों में। तो ये कुछ प्रमुख शहर बन रहे थे जो औपनिवेशिक काल में महत्वपूर्ण अपना दिखाई दे रहे थे। हालांकि जो हैदराबाद था, इसका ऐतिहासिक हैदराबाद के निजाम वाला सिस्टम था, लेकिन नगर के रूप में बहुत विकसित ये इसके बाद और होने लगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अंग्रेजों ने क्या किया, कई जगह अपनी छोटी छोटी बस्तियां स्थापित की। और फिर अंग्रेजों ने यह देखा कि जब खासकर 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, तो यहां वायसराय का सिस्टम आ गया। अब केवल अंग्रेजों को व्यापार ही नहीं करना था, बल्कि यहां पर शासन भी करना था। और शासन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लगाने थे, मिलिट्री के लिए छावनी लगानी थी। तो जिस जिस एरिया में छावनियों को स्थापित किया गया, जहां जहां पे प्रशासनिक कार्यालय बनाए गए, वो सब शहर विकसित होकर बाहर निकल कर आ रहे थे। अब उसके अलावा कई यूरोपियों ने भी क्या किया था, यहां पर अपने अपने शहर बसाए थे। जैसे पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी बसाया था। गोवा आप यहां देख सकते हैं, ये गोवा का जो इलाका है, यहां पणजी, ये सबसे पहले पुर्तगालियों ने बसाया, और इसलिए बाद में ये बहुत दिन तक पुर्तगालियों के पास भी रहा। पुर्तगालियों से बाद में इसको आजाद कराया गया, ठीक है ना। तो ये एक प्रमुख शहर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने 1640 में मद्रास में, और फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी, जिसको आप पुद्दुचेरी कहते हैं, अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी। तो ये जो कई यूरोपीय आए थे, देखिए यूरोप, भारत में कौन कौन आया, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, कुछ डेनमार्क के लोगों ने भी प्रयास किया, ज्यादा सफल नहीं हुए। तो ये सारे यूरोपीय ने जैसे जैसे अपनी बस्तियां स्थापित की थी, अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज स्थापित की थी, वो शहर भी बाद में विकसित होने लगे। और आज अगर इन शहरों को आप देखें, पणजी एक स्टेट की राजधानी है, मछलीपट्टनम, इसके अलावा मद्रास तो कितना बड़ा आपको पता है, चेन्नई वाला जो इलाका है, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी, तो पांडिचेरी एक यूनियन टेरिटरी है आज भी, ठीक है। तो ये सारे शहर बाद में विकसित हो गए, ठीक है। और इसके अलावा इन शहरों के पास छोटे छोटे और नगर इसके साथ साथ भी विकसित हो रहे थे। तो हम कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जब आप कॉलोनियल पीरियड में नगरों की चर्चा करेंगे, सिटीज की चर्चा करेंगे, तो ये सिटीज आपको नए रूप से उभरते हुए नजर आएंगे। बहुत कम ऐसे शहर मिलेंगे जो मध्यकालीन समय में या प्राचीन समय में कोई एक विकसित शहर रहे थे और इन शहरों को फिर और विकसित किया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो ये नए नए छोटे छोटे शहर जो विकसित किए गए आज भी शहरों के रूप में हैं। जहां जहां अंग्रेजों ने अपनी छावनियां बनाई थी, वहां आज भी अलग अलग शहरों में, आप कभी रेलवे से अगर सफर करते होंगे तो अक्सर स्टेशनों के बगल में कैंट स्टेशन भी एक पड़ता है। आप बनारस चले जाइए, आगरा चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, इसके अलावा कहीं भी और बड़े बड़े, दिल्ली चले जाइए, कई शहरों के बगल में ही स्टेशन में दिल्ली कैंट, एक आपको आगरा कैंट इस तरह का मिलेगा। क्योंकि वहां पे आर्मी को पहुंचाने के लिए, क्योंकि 1853 में क्या हुआ, रेलवे का भी क्या हो गया, प्रादुर्भाव हो गया। और रेलवे ने फिर क्या किया, इसने और ज्यादा फिर नए शहर विकसित किए। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले सारा माल ढुलाई ये सब कुछ की नदियों पर निर्भर हुआ करता था, और नदियों से बड़े शहर फिर आगे जाता था। बाद में जब रेलवे आ गया तो नदियों से जो जुड़े हुए शहर थे वो बेकार हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो जैसे मिर्जापुर जो शहर है, वो मिर्जापुर गंगा नदी के जो है सहारे, वो कपास के लिए फिर कई शहरों से जुड़ा हुआ होता था। बाद में रेलवेज आ गए तो वो बरेली जैसे शहर आ गए और इन शहरों को हटा दिया गया। तो जैसे जैसे बस्तियां बसी, जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजीज आई, इनके साथ साथ और व्यापारिक केंद्र और शहर जो है धीरे धीरे बसते चले गए। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे अभी इत्मीनान से, ठीक है।
1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में रीनेत्र प्राप्त किया, मैंने आपको भी डिटेल में बताया है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा था तो मद्रास, कलकत्ता, ये जो है इन यहां पर बंदरगाह भी तेजी से बढ़ते गए, यानी जो पोर्ट हो रहे थे, सी पोर्ट जो थे, ये सी पोर्ट्स भी तेजी से डेवलप हो रहे थे। और सी पोर्ट्स के डेवलप होने से व्यापार और उपनिवेश काल में और ज्यादा तेजी आती हुई दिखाई पड़ रही थी। और जो प्रमुख चीजें दिखाई दे रही थी, बंदरगाह के बाद रेलवे, है ना, ये रेलवे, ये इन सभी लोगों, इन सभी चीजों को जहां जहां जोड़ा गया वो नए नगर और नए शहर के तौर पर विकसित होते चले गए, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आपके इस चैप्टर में है वो ये है कि रिकॉर्ड्स का क्या महत्व था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर शहर होगा, शहरों का अगर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा तो उस शहर को समझने में ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। आपको पता है कि लॉर्ड लिट्टन, फिर उससे पहले लॉर्ड रिपन, तो ये दो ऐसे प्रमुख लोग हैं जिन्होंने भारत में जनगणना का प्रारंभ करने का प्रयास किया, और किया भी 1881 के बाद प्रमुख रूप से हर 10 साल पर होने भी लगी जनगणना। तो ये क्या था, एक तरह का रिकॉर्ड था जिससे ये पता लगाया जाए कि कहां कितने लोग रह रहे हैं, किस तरह से शहर विकसित हो रहे हैं। और रिकॉर्ड से ये धीरे धीरे समझ में आया कि धीरे धीरे जो कुल जनसंख्या, जो मतलब टोटल जनसंख्या जो नगरों में रह रही थी, वो धीरे धीरे उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा था। 5% से लेकर धीरे धीरे वो 13, 14, 15% तक बढ़ती चली गई, अब तो 30% तक हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे ये नगर बढ़ रहे थे, इन नगरों में लोग रहने के लिए और ज्यादा आ रहे थे और यहां पर अपने व्यापारिक केंद्र में अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तलाश रहे थे। और जो बड़े बड़े सामंती थे, जमींदार थे गांव में रहने वाले, वो भी आकर शहरों में बसने लगे। हमने एक चैप्टर में, अभी जो हम देहात वाला चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि कैसे जमींदार जो हैं वो अपने खेती और जमींदारी को जोतदारों को या दूसरे लोगों को पट्टे पर देकर आकर शहरों में बसने लगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उपनिवेशिक काल बढ़ता गया, नए नए रेलवे बंदरगाह जुड़ने से, व्यापारिक केंद्र जुड़ने से, नए नए नगर जब विकसित होने लगे, तो इन नए नगरों के विकसित होने से नगर की जनसंख्या भी बढ़ने लगी, ज्यादातर लोग फिर शहरों में आके रहने लगे। ऐसी स्थिति बार बार देखी गई, ठीक है। तो बढ़ते हुए शहरी जीवन पर नजर रखने के उद्देश्य से नियमित रूप से सर्वेक्षण करवाए जाते थे और सांख्यिकी आंकड़े, यानी कि जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल जो टेबल है, इनको एकत्र किया जाता था, ठीक है। कई तरह के सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते थे, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में महत्वपूर्ण देखा 1813 में 5वीं रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या रहता था कि कितने जो है, इस रिपोर्ट में तो बेसिकली ये दिखाया गया था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, जमींदार और रैयतदारों के क्या प्रार्थना पत्र हैं, कितना, एक स्टैटिस्टिकल टेबल बनाया गया था कि कितना हम टैक्स कलेक्शन कर पा रहे हैं, कहां से प्रॉफिट है, कहां से नुकसान है। तो इस तरह के तरह के रिपोर्ट भी प्रकाशित किए जाते थे, जो इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके इजिली किया जा सकता था, ठीक है। अंग्रेजों ने शहरों के रख रखाव के लिए एक नगरपालिका कर वसूली के माध्यम से धनराशि एकत्रित किया। तो जो आज आप देखते हैं टाउन एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, इस तरह के जो कंसेप्ट थे वो ब्रिटिश इंडिया में बहुत पहले से ही बनाए जा चुके थे, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसीज में तो खास करके। और टैक्स कलेक्ट करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी बनाना, म्यूनिसिपैलिटी एक अलग से अपना टैक्स कलेक्ट करके देगी, ये सारी चीजें तो दिखाई पड़ रही थी। ये अंग्रेजी शासन में बहुत पहले से दिख रहा था। और शहरों के, यानी रिकॉर्ड बना के और रिकॉर्ड को मेंटेन करके शहरों की दशा बताने की कोशिश उस समय चल रही थी, ठीक है। नगर निगम जैसे संस्थान जो थे वो आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से युक्त थे, मतलब लोक प्रतिनिधित्व यानी कि लोग वहां से उसको वहीं से चुने हुए लोग या वहां के मेन लोग जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। नगर निगम जैसी चीजें, यानी जो नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है, अपने अपने शहरों की जलापूर्ति, जल निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं मुहैया कराना था। तो आज जो आप देखते हैं, एमसीडीज देखते हैं, या हो ना, एमसीडी के इलेक्शंस होते हैं, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं, ये चीजें उपनिवेशिक काल के नगरों में भी देखी जा रही थी। यानी जब इसकी चर्चा होगी कि उपनिवेशिक नगर कैसे थे, तो आपको ये स्पेसिफिकली जरूर मेंशन करना है कि नगर पालिकाएं, नगर निगम, इस तरह की संस्थाएं वहां पर मौजूद थीं, जिनका काम ये होता था कि छोटी छोटी चीजें जो आज भी दिखाई पड़ती हैं, जैसे जलापूर्ति, जैसे कैसे पानी का सिस्टम बनेगा, साफ सफाई और सैनिटेशन का क्या पूरा सिस्टम रहेगा, इसके अलावा जो है छोटी छोटी स्वास्थ्य सेवाएं, और ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता था। और वहां पे आंशिक प्रतिनिधित्व होता था, यानी रिप्रेजेंटेशन वाली जो बात है, जैसे एक ग्रुप का एक आदमी को रिप्रेजेंटेशन करेगा, इस तरह की चीज, यानी पार्शियल डेमोक्रेसी जैसी चीजें, ये उस नगर निगम वाले संस्थाओं में थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती थी, ठीक है। और इनको कई कारणों से संभाल के रखा जाता था। कैसे?
इससे जनसंख्या के उतार चढ़ाव का पता लगता था कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, या टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग शहरी हो गए हैं, कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण हो गए हैं। ये सारी चीजें कैसे पता लग जाती थी, इन रिकॉर्ड से पता लगती थी। जो हेडिंग आप देख रहे थे कि कैसे रिकॉर्ड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे शहरों में, तो एक तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाएं चल रही थी, इन संस्थाओं को विधिवत रूप से इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये ठीक से काम कर पाए ऐसी भूमिका बनाए रखने के लिए इन रिकॉर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंस था, बड़ा महत्व था। ठीक है, इनसे सामाजिक, आर्थिक और अन्य परिवर्तन को समझा जा सकता था। इंपॉर्टेंट था कि क्या सोशल चेंजेस हो रहे हैं इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से, क्या सोशल चेंजेस हो रहे हैं, इसके अलावा क्या इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, क्या और इकोनॉमिकली हमको चेंज करने हैं, ये सारी चीजें इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से पता चलती थी। ठीक है, व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को समझा जा सकता था कि कौन कौन से ट्रेड की एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है ना, कौन कौन से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चल रही हैं, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन होता था ना। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक काल में नगरों के महत्व में रिकॉर्ड्स की क्या भूमिका थी, तो आप ये सारी चीजें उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इन रिकॉर्ड से सफाई, सड़क परिवहन और अन्य गतिविधियों को आंका जा सकता था, और प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकताओं को समझने और उस पर कार्रवाई करने में भी रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंस थे। तो कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि अगर रिकॉर्ड्स की बात आएगी तो उसमें आपको 2-3 शब्द जरूर रखना है। एक तो प्रशासन में सुविधा, प्रशासन में सुविधा, ठीक है, नियोजन में भूमिका, यानी कैसे प्लानिंग करनी है, इसमें ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स की महत्व था उस समय जो शहरों में दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शहरों का जो मानचित्र था ये कितना इंपॉर्टेंट था, कि अगर आप शहरों का मानचित्र, अब देखिए मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं कि कई ऐसी सिटीज आई जिसमें देखा गया कि जहां मेट्रो अंडरग्राउंड बनाना था पर मैप नहीं ठीक से मिल पाया, तो ये काम नहीं हो पाता था, क्योंकि मैप से पता नहीं था कि कहां कौन सी जमीन कैसी फैली हुई है, क्या है। तो सिटीज की प्लानिंग अगर करनी होगी तो मैपिंग की बड़ी आवश्यकता थी, मानचित्र की बहुत जरूरत थी, इसलिए प्रारंभिक वर्ष से ही मानचित्र बनाने पर बहुत ध्यान देते थे। ठीक है, और आज भी अगर आप तहसीलों में चले जाएं, आज भी अगर आप जो तहसीलदार या जो लेखपाल आपके यहाँ के होते हैं, पटवारी होते हैं, उनके पास जो मैप है या जो मापने का तरीका है या जो सिस्टम विकसित किया गया है, वो अंग्रेजों के जमाने से ही चलता है, जो औपनिवेशिक काल में चलता हुआ आ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंस बहुत था मानचित्रों का भी, मैप का भी बहुत इंपॉर्टेंस था औपनिवेशिक शहरों में। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि शहरों में क्या क्या प्रमुख चीजें थी, तो औपनिवेशिक शहरों का अगर हम एक छोटा सा रिकॉर्ड बनाते हुए चले, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण था। अगर औपनिवेशिक शहर में लिखना चाहूं कॉलोनियल पीरियड का, औपनिवेशिक शहर, एक छोटा नोट्स अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले हमको कुछ शहर लिख लेने हैं। मद्रास, कलकत्ता, ठीक है, बंबई, एक तो ये कुछ प्रमुख शहर रहेंगे जो वहां पर दिखाई पड़ेंगे, और बाकी छोटे छोटे तो हमने कई शहर देखे, तंजौर, लखनऊ, हैदराबाद, इस तरह के। ठीक है, इन शहरों में रिकॉर्ड्स की भूमिका होती थी। ठीक है, और ये रिकॉर्ड्स बड़े महत्वपूर्ण होते थे। इसके अलावा मानचित्र, ठीक है, ये जो मैप अभी हमने किया ना कि ये मानचित्रों की जो भूमिका थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये मानचित्र क्या होते थे, सामाजिक, आर्थिक, हर दृष्टिकोण में जो है ये आपको मदद करते थे कि क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं, क्या इसमें और प्लानिंग करनी है। ये रिकॉर्ड्स, मानचित्र, ये शहरों की, औपनिवेशिक शहरों की प्रमुखता थी, जिस पर बार बार कोशिश की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा कि इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो नगरों में इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देने लगी वो जनगणना, सेंसस। ठीक है, जनगणना, ये देखा जाने लगा कि भाई आप सेंसस करिए, पता लगे कि कितने लोग रह रहे हैं, और 1881 से ये परमानेंट होने लगा। ठीक है, तो 1881 से ये परमानेंट होने लगा। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान शहरों के विस्तार पर नजर रखने के उद्देश्य से जनगणना की जा रही थी। प्रथम प्रयास 1872 में हुआ और 1881 से हर 10 साल में होने लगा। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, ये दो वायसराय ऐसे थे जिन्होंने जनसंख्या पर ठीक से काम किया और वहां से फिर परमानेंट होने लगा। तो 1881 क्वेश्चन पूछे कि किस वर्ष से हर दशकीय जनसंख्या स्टार्ट हुई या हर 10 साल में जनसंख्या का जनगणना होना शुरू हुआ, तो वो 1881 से होना शुरू हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अब जनगणना संबंधी जो आंकड़े होते हैं ये बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, इससे कई जानकारियां मिलती हैं। कैसे?
विभिन्न शहरों में रहने वाले अलग अलग तरह के लोगों की कुल जनसंख्या का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो ये करना जरूरी था, क्योंकि देखिए आप ये समझिए कि अब केवल व्यापार एक मुद्दा नहीं रह गया था अंग्रेजों के लिए, अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में वो आ गए थे। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कहां कितने लोग रह रहे हैं, 1857 की क्रांति भी जल्दी बीती थी, तो हर चीज का एक लेखा जोखा रखना, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, जनसंख्या पर नजर रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए। और इसलिए इन्होंने इस पे इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखकर इस पे काम करते थे। ठीक है, तो कहां से किस शहर में कितने लोग रह रहे हैं, इस चीज की जानकारी हमेशा वो रखते थे। और विभिन्न शहरों का निर्माण और विस्तार के विषय में पता लगाया जा सकता है। हर शहर में निर्माण भी करना था, उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करके विस्तार भी करना था, तो ऐसे में ये पता होना जरूरी था कि किस शहर में कहां कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था। लोगों के जीवन स्तर, बीमारियों से होने वाली मौतों के विषय में भी जानकारी मिलती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये जानकारी निकाल के बहुत ज्यादा कोई प्रयास कर रहे थे औपनिवेशिक काल में अंग्रेज को ठीक किया जाए, लेकिन आपको पता है उसमें महामारियां, बाढ़, अकाल ये बहुत प्रायः देखी जाती थी। तो किस शहर में इस तरह के लोग हैं, कितने लोग उसमें से जी रहे हैं, मर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देनी है तो कैसे करनी है, यानी जिसको मैंने नियोजन या प्लानिंग बताया, ये करने के लिए भी ये जनगणना बहुत आवश्यक था। इसको ध्यान में रखने के लिए इंपॉर्टेंट था। देखिए जैसे आप ये मैप दे सकते हैं, ये जो मैप है उस समय का बनाया हुआ है, जिससे ये पता लगेगा कि कैसे शहरों की क्या स्थिति है। जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से शहरों में रहने वाले लोगों की आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती थी और आज भी प्राप्त होती हैं कि किस शहर में किस आयु के लोग ज्यादा रह रहे हैं, किस शहर में किस आयु के लोग कम रह रहे हैं। ये सारी बातों की जानकारी इकट्ठा करना, सारे बातों के विषय में जानकारी होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कॉलोनियल सिटीज में हमेशा पाई जाती थी। कॉलोनियल सिटीज यानी जो औपनिवेशिक काल था उसमें नगरों की ये विशेष स्थिति हमेशा देखी जाती थी, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, अब धीरे धीरे इन शहरों में बदलाव आना शुरू हुआ, और ये बदलाव कैसे आया, कैसे इन शहरों का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, और क्या क्या नई एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स बनते चले गए, स्थापत्य कैसे बनता चला गया, इस पर एक डिटेल चर्चा करते हैं कि कैसे इन शहरों में एक बदलाव या चेंज देखा गया। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह के ये विभिन्न बदलाव दिखाई दे रहे थे, और कैसे जो अनुपात है कि पूरे जनसंख्या का जो अनुपात शहरी हो गया था, ये अनुपात कितने प्रतिशत में था, क्या था, ये थोड़ी सी चीजें देखेंगे। तो अगर औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण को देखें, यानी 1881 से 1941 तक का समय था, अगर उस शहरीकरण के ट्रेंड को देखें या परसेंटेज को देखें, तो आप देखेंगे कि पहले ये टोटल परसेंटेज का 9.4% रहा करता था, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 12.8% तक बढ़ गया। यानी जैसे जैसे उसमें ये जो 1921 है ना, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत जनसंख्या के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साल माना जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यानी जैसे जैसे ये साल या जैसे जैसे ये ईयर्स आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ये भी एक ट्रेंड देखा गया कि जो कुल जनसंख्या का शहरी भाग है, यानी अगर जैसे मान लीजिए टोटल जनसंख्या 100 है, तो इसका पहले अगर 9 लोग शहरी थे तो धीरे धीरे वो 12 से 13 लोग अब शहरी होने लगे, यानी अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था कि जो नगरों और कस्बों और गांव का जो संबंध था वो भी इंटरकनेक्टेड होते जा रहा था धीरे धीरे। यानी गांव से लोग कभी रोजगार के लिए या कभी अकाल की स्थिति में या कभी कुछ मांगने के लिए वो शहरों की तरफ आते रहते थे, बसते रहते थे। फिर जैसे जैसे जमींदारी प्रथा आगे बढ़ रही थी, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जमींदार सामंत, ये क्या हो रहा था, अपने जमीनों को पट्टेदारों को या बटाईदारों को देकर, जोतदारों को देकर शहरों में आकर अपना आवास बनाते जा रहे थे। तो ये जो ट्रेंड्स आपको दिखाई पड़ रहे थे औपनिवेशिक काल में, कॉलोनियल पीरियड में, वो ये दिखाई पड़ रहा था कि जो कुल जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा है वो शहरों की तरफ भाग रहा है या शहरीकरण की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो देखिए कि धीरे धीरे 2011 तक, यानी अगर 1901 से और 2011 तक देखें तो करीब करीब 30-31% जो है वो जनसंख्या क्या हो गई है, शहरों की जनसंख्या हो गई, जो केवल 10% हुआ करती थी। कहां 10% हुआ करती थी, कब, 1901 के आसपास, यानी कि 1901 के आसपास तक जो जनसंख्या, शहरी जनसंख्या है, वो केवल 10% थी, और वो धीरे धीरे अब इस समय 2011 की लास्ट जनगणना हुई है 30 से 35% के बीच में रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। और 1891 में केवल 9%, यानी 100 में 9% ऐसे लोग थे जो शहरों में थे। और जाहिर सी बात है कि उस समय शहर और नगर भी कम ही थे, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। इसको अगर आप 1600 ईस्वी में लेके जाते तो शायद और कम होता, क्योंकि वहां पर 1-2 राजधानियां जो हुआ करती थी, केवल वही नगर थे, बाकी सब गांव की ही स्थिति थी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जो ट्रेंड है, डेटा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1901 में 10%, 11 में 9.4%, 1921 में फिर 10.2% आ गया, फिर 11.1, 12.8। तो ये एक महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है आपको डेटा, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें
जो शहर के स्वरूप है 1853 को अगर आप देखें, ये 1853 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत में रेलवे जो है, रेलवे का जो विकास है भारत में वो 1853 से ही शुरू होता है और पहली रेल जो है वो मुंबई से थाने के बीच में चलाई जाती है। तो 1853 से ही जो शहरों का स्वरूप है वो धीरे धीरे बदलता चला गया, वो धीरे धीरे चेंज होता चला गया। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है जो दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्यों ये स्वरूप बदलते चले गए? तो पहले ये होता था कि जब रेलवे नहीं था तो वो शहर जो नदियों से जुड़े हुए हैं या जो समुद्रों से जुड़े हुए हैं, जिनके तहत कच्चे माल की ढुलाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सावधानी या आसानी हो सकती थी, उन नगरों का ज्यादा महत्वपूर्ण विकास देखा गया। चाहे वो मसूलीपट्टनम हो, उसके बाद से पहले सूरत रहा, फिर मद्रास हुआ, बॉम्बे हुआ, कलकत्ता हुआ। ये कुछ ऐसे शहर थे जो ज्यादातर समुद्र या नदियों से जुड़े हुए शहर थे। जैसे हमने मिर्जापुर का एक उदाहरण देखा था कि मिर्जापुर पहले क्या होता था कि पहले नदी के सहारे से जुड़ा हुआ रहता था। गंगा नदी मिर्जापुर से होकर निकलती है और वो एक आगे उस पूरे प्रोसेस को पहुंचाने में कलकत्ता तक वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बाद में मिर्जापुर जैसे शहर क्या हो गए, वो पीछे छूट गए, वो बंदरगाह, और फिर बरेली, आगरा, लखनऊ जैसे शहर डेवलप होने लगे जहां रेलवे का प्रसार भी किया गया। तो 1853 से, इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि 1907 यानी 1907 में जो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो बनाई गई, टिस्को, भारत में महत्वपूर्ण, ये टिस्को भी जमशेदपुर के आसपास लगाई गई और वहां भी फिर रेलवे का विकास किया गया। तो सवाल यह है कि 1853 में जो शहरों का स्वरूप है वो बदलता चला गया और इसका श्रेय जो है वो रेलवे की शुरुआत को जाता है ना। तो इस रेलवे की शुरुआत ने नए नए शहरों को जोड़ा, ऐसे इलाके जहां पर रेलवे को लगाना, रेलवे को स्थापित करना आसान हुआ करता था, मैदानी इलाके हुआ करते थे जहां जंगलों के कटाई संभव हो सकती थी, जहां पे बड़े बड़े रेलवे पटरियों के लिए स्लीपर्स लगते थे, वो लगाए जा सकते थे, वहां पे रेलवे और इस तरह के शहर जो है वो बहुत तेज विकसित हुए। जो परंपरागत पुराने शहर थे वो नदियों के किनारे थे, लेकिन जो नए शहर बनाए गए, जो नया स्वरूप बदला शहरों का, वो एक तरह से कह सकते हैं कि नदियों के किनारे नहीं बल्कि नए तरीके के वो फील्ड ही इकट्ठे किए गए जहां रेलवे जा सकती थी। और आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र है वो परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, यानी जो पुराने शहर थे इनसे दूर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगी, कमर्शियल एक्टिविटीज होने लगी, और उसमें मुंबई भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, रेलवे कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं के वितरण केंद्र के रूप में काम करने लगे। यानी ऐसे शहर जहां पर रेलवे स्थापित किया गया वहां पर क्या किया गया कि जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल होता था, उनको इकट्ठा करने के लिए कारखाना लगाया जाने लगा, फैक्ट्रीज लगाई जाने लगी, और उन जो रॉ मटेरियल्स थे वो रॉ मटेरियल जब ट्रांसफॉर्म होते थे तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनको रखने के लिए या उनको सेव करने के लिए, और कच्चे माल जब तैयार होकर आ रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना है, तब तक एक जगह ठीक से रखना है, ये सारी चीजें करने के लिए नए शहर काम आने लगे, ये नए शहर बसने लगे, और इनको जो इंपॉर्टेंट चीज दी जाती थी वो रेलवे की कनेक्टिविटी दी जाती थी। तो इस तरह आप एक चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पारंपरिक शहरों से नए शहरों का जब विकास हुआ तो इसमें सबसे प्रमुख भूमिका किन किन चीजों ने निभाई? तो एक आप 1853 और रेलवे का विकास, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, तो अब बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र, यानी जो पोर्ट्स थे, फोर्ट थे और सर्विसेज थे, इनके कहां कहां केंद्र होते थे? तो शुरू से हमने 3 महत्वपूर्ण शहर देखे हैं, और वो देखे हैं मद्रास, कलकत्ता और बंबई। कि मद्रास, कलकत्ता और बंबई उस समय जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट्स के सेंटर थे, बंदरगाहों के केंद्र थे, यहां से ट्रेडिंग भी होती थी, है ना, और वस्तुओं के संग्रह के लिए कारगर हुआ करते थे। अच्छा, ये जहां ये शहर बसते थे, इन शहरों के पास 2 तरह की चीजें दिखाई देती थी। एक तो इन शहरों में एक जगह तो किले होते थे, इनके शहर बसाए जाते थे, और उसके किनारे किनारे बस्तियां होती थी। तो इन बस्तियों में लोग भी रहा करते थे, और इन बस्तियों के पास फिर क्या होता था, वस्तुओं का संग्रह जो यानी इकट्ठा करके वस्तु रखने में आसानी होती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने अर्थात वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं बस्तियों में बनाए, और प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजों ने अपनी बस्तियों की किलेबंदी की। जैसे पहले जब अंग्रेज यहां पर आए तो उस समय फ्रांस के साथ उनकी बहुत कंपटीशन चल रहा था, बार बार फ्रांसीसी आर्मी भी जो है वो अंग्रेजी आर्मी पर हमला करती थी। उसमें डुप्लेक्स और रॉबर्ट क्लाइव का जो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, डुप्लेक्स, रॉबर्ट क्लाइव जैसे जो कमांडर थे उस समय अंग्रेज की तरफ से और फ्रांस की तरफ से, तो कभी भी ये एक दूसरे पर हमला कर सकते थे। इसलिए जो भी अंग्रेजों ने जो अपने बिल्डिंग्स बनाई, जो किले बनाए, उनको क्या किया, फोर्टिफाई किया, यानी उसको किलेबंद कर दिया, है ना, किला बना के चारों तरफ से उसको घेर दिया। ये महत्वपूर्ण चीज इन शहरों में दिखाई दे रहा था। इसीलिए आप देखिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम, इसके अलावा सर जॉर्ज फोर्ट, ठीक है ना, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, और बंबई में फोर्ट के नाम से, और फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ये 3 प्रमुख ऐसे किले बनाए गए जो इनकी वाणिज्यिक राजधानी थी या वाणिज्यिक सेंटर्स थे, कमर्शियल सेंटर्स थे। कहां? कलकत्ता, बंगाल और मद्रास, और तीनों जगह इस तरह के किले बनाए गए अलग अलग नाम से। किलों का आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, और उनका नाम क्या होता था, फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और बंबई में फोर्ट।
ठीक है। यूरोपीय व्यापारी वर्ग के साथ क्रय विक्रय संबंधी काम करने भारतीय व्यापारी, कारीगर, कामगर ये सभी किलेबंद क्षेत्रों से बाहर एक पृथक बस्ती में निवास करते थे और इनको अलग अलग क्वार्टर भी बनाए जाते थे। तो ये महत्वपूर्ण आप ध्यान रखिएगा। ब्लैक और व्हाइट के नाम से ये क्वार्टर्स और बस्तियां भी जानी जाती थी कि ये जो इंपॉर्टेंट लेन देन होता था, व्यापार संबंधी चर्चाएं होती थी, वो इन शहरों के पास होती थी और जो लोग इन व्यापार से जुड़े लोग थे वो इन्हीं किलों के आसपास बस्ती बना बना के रहते थे और उनसे व्यापार होता था। और अंग्रेजों के लिए अलग बस्तियां, अलग क्वार्टर्स थे और भारतीयों के लिए अलग क्वार्टर्स थे। ये एक महत्वपूर्ण डिवीजन दिखाई दे रहा था उन शहरों में। तो जब भी आप ये इसका आंसर लिखेंगे, जब भी आप शहरों का स्वरूप लिखेंगे तो इस बात को जरूर लिखेंगे कि भारतीय जो औपनिवेशिक शहर थे उसमें एक विभेद या अंतर दिखाई पड़ता था यूरोपीय नागरिकों के लिए और भारतीय नागरिकों के लिए, या ऐसे लोग जो मुख्य रूप से व्यापार से जुड़े थे, जो व्यापार में पार्टिसिपेट करते थे, वो लोग उन किलों के आसपास बस्तियां बना कर रहते थे जो किले अंग्रेजों ने अपने लिए बनाए थे। और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन, ये दो इंपॉर्टेंट शहरों के नाम और शहर दिखाई पड़ते थे, जहां पर व्हाइट टाउन में यूरोपीय या अंग्रेज लोग रहते थे और ब्लैक टाउन में क्या रहता था, ब्लैक टाउन में यहाँ के आम नागरिक रहते थे। ठीक है, तो व्हाइट टाउन यहाँ गोरे और यूरोपीय रहते थे और ब्लैक टाउन में भारतीय रहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन से किससे संबंध है, तो व्हाइट टाउन यूरोपीय नागरिकों के लिए हो जाएगा, ब्लैक टाउन जो हो जाएगा वो इंडियन नागरिक के लिए हो जाएगा। और ये हमेशा एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, जो ये नगर बनाए गए, जो ये किले बनाए गए, इन किलों के आसपास ये छोटी छोटी बस्तियां बना के ब्लैक टाउन में लोग रहा करते थे। तो इसलिए आप जब भी सिटीज या टाउन्स की चर्चा करेंगे, जब भी सिटीज या टाउन का आप स्वरूप लिखने की कोशिश करेंगे, तो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन का जरूर बताएंगे, यानी कि गोरा शहर, काला शहर जरूर बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ये नागरिकों के हिसाब से बनाए गए थे। ठीक है, तो ब्लैक टाउन यानी कि भारतीय नागरिक, व्हाइट टाउन यानी कि यूरोपीय नागरिक के रहने की जगह। ठीक है, चलिए ये एक महत्वपूर्ण बात इसमें दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा ये सारे, अब देखिए हमने क्या क्या चीजें देखी। एक तो हमने देखा कि छोटे छोटे ये पहले बंदरगाह बने, फिर इस तरह नदियों के और समुद्र के किनारे पारंपरिक शहर बसाए गए। उसके बाद 1853 में रेलवे आने के बाद नए नए शहरों का भी विकास किया गया। लेकिन नए नए शहरों के विकास के क्रम में ही आगे जो विकास किया गया वो हिल स्टेशंस का भी किया गया। यानी यहां पर जब अंग्रेज रहने लगे और प्रशासनिक रूप से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने लगे, तो उनको ये भी लगा कि यहां पर हमको कुछ हिल स्टेशंस भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसका रीजन है, जो जलवायु होती थी ब्रिटेन की, वो निश्चित तौर पर ठंडी जलवायु होती थी और यहां पर एकदम से वो आते थे और जब गर्मियों का सामना करना पड़ता था तो वहां के लोगों को लगता था कि हैजा जैसी बीमारियां और बहुत सारी जो कठोर बीमारियां हैं, इन बीमारियों का कारण यहां की जलवायु है। और जलवायु चूंकि यहां की ठीक नहीं है, इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए ठंडे जगहों पर जाकर बसना जरूरी है। इसलिए माउंट आबू, शिमला जैसे छोटे छोटे कई महत्वपूर्ण क्या किया गया, हिल स्टेशंस को डेवलप किया गया और गर्मियों की राजधानी बनाई जाने लगी। आज भी शिमला में और हैदराबाद के जगहों पर राष्ट्रपति के लिए अलग से एक जगह बनाया जाता है जहां जाकर वो रह सकते हैं। पुरानी सभ्यता चली आ रही है, पुरानी वाइसराय उस समय जाकर रहा करते थे। तो शिमला और माउंट आबू जैसे जो ये मनाली जैसे जो आप हिल स्टेशंस देखते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने में विकसित किए हुए हैं। ठीक है, तो जो औपनिवेशिक शहरी विकास था उसका एक खास पहलू क्या बना, हिल स्टेशन बना। यानी जो शहरी विकास हो रहा था उसमें हिल स्टेशंस का विकास भी एक इंपॉर्टेंट इसमें पहलू जुड़ा। ठीक है ना, और औपनिवेशिक शहरी विकास का प्रमुख पहलू होने के अलावा ये वहां पे प्रशासनिक पहलू भी बनता चला जा रहा है। पहले उन्होंने क्या बनाया कि हम इसको शहर थोड़ा थोड़ा बसाएंगे, यहां पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे वहां से प्रशासन भी चलाने लगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, शिमला अर्थात वर्तमान शिमला की स्थापना 1815-16 में गुरखा युद्ध के दौरान की गई थी। तो मान लीजिए अगर कोई युद्ध चल रहा है, वहां से उस चीज को मॉनिटर करना है या मेंटेन करना है या कंट्रोल करना है, तो उसी के आसपास स्टेशंस बनाने की जरूरत पड़ी। तो जो शिमला हिल स्टेशन है वो कब बनाया गया, वो 1815 के आसपास बनाया गया। ठीक है, 18 के आसपास आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दिलचस्पी माउंट आबू में बढ़ने लगी। माउंट आबू कहां है, राजस्थान में। ठीक है, तो माउंट आबू में जो बढ़ने लगा और 1835 में सिक्किम के राजाओं ने दार्जिलिंग को छीन लिया था। तो ये दार्जिलिंग, माउंट आबू, शिमला, ये क्या है, एक ऐसे हिल स्टेशंस हैं जो औपनिवेशिक काल में ही उभर कर सामने आए थे, है ना, और औपनिवेशिक काल में ही एक प्रमुख शहरी विकास के केंद्र के रूप में भी उभर कर आए और उनको देखा गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें जरूर समझना चाहिए, जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब अंग्रेजी की दृष्टि से हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, सरहद की देखभाल और शत्रु पर आक्रमण करने के लिए महत्वपूर्ण था। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में तो ये सैर सपाटे जैसी चीजें डेवलप की गई, लेकिन बाद में ये लगा कि यहाँ पे हम सैनिकों को ठहरा सकते हैं। ये आप जानते हैं कि बहुत सारी मिलिट्री फोर्स कंटिजेंसीज ये कहां से आती थी, कंटिजेंट कहां से आते थे, इंग्लैंड से आते थे। तो अगर इंग्लैंड से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वहां के जलवायु से ज्यादा यूज्ड टू थे। तो ये जो हिल स्टेशन थे वहां पर लाके उनको ठहराने के, उनके हिसाब से वैसा माहौल देने के लिए बहुत यूजफुल था कि उनको
ठंडे प्रदेशों में रहने का मौका मिले। रही बात समझ में। और वहां से फिर वो शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते हैं, फौजियों को सरहद की देखभाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो हिल स्टेशन से कर सकते हैं। तो अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय पहाड़ों की शीतोष्ण और ठंडी जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। तो जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं हमारा ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है और हमारा हिल स्टेशंस के जो क्लाइमेट है उनके स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए ज़्यादा बढ़िया है। और ये नेचुरल था क्योंकि शुरू से वो ठंडे जगहों पर जन्म लिए हुए थे, तो ठंडी चीज़ें, ठंडे प्लेस उनको सूट करते थे। और ये भी लोग मानते थे कि जो हैजा, मलेरिया, ये बीमारियां हैं, इन सब को हम इन जलवायुओं से ठीक कर सकते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहकर इन सबको जो है हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि जो ये नए शहर बन रहे थे इसमें सामाजिक संबंध कैसे थे। जो हमने मध्यकालीन शहर थे वो तो हमने देख लिया था कि कैसे मध्यकालीन में कुलीन वर्ग और शिल्पकारों का, इसके अलावा शासक और शासितों का एक संबंध था। हमने देखा वहां कि किस तरह से जो शिल्पकार हैं वो राजाओं को अलग अलग तरीके के लुभाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए उनके साथ नगरों में रह रहे हैं। उनके जो सामंत हैं, जो रजाकार हैं, वो नगरों में साथ साथ रह रहे हैं। गाँव के लोग भी आते जाते रहते हैं। ये हमने मध्यकालीन में देखा था। अब जो ये नए शहर बन रहे थे इनका सामाजिक संबंध कैसा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जाहिर सी बात है ये काफी व्यस्त रहने वाला सभ्यता था और दौड़ता भागता सा प्रतीत होता था। यानी अब धीरे धीरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, आर्थिक क्रियाएं जो इन शहरों की थी, वो पहले के जमाने के हिसाब से पारंपरिक शहरों के मुकाबले ज्यादा अधिक थी या ज्यादा तेज थी, जो बहुत दौड़ती भागती सी प्रतीत होती थी। और बार बार ऐसा लगता था कि ये बहुत बिजी लोग हैं और इनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो टिपिकल टाउन स्टाइल है, जो आज का सिटी स्टाइल, वो धीरे धीरे यहां से डेवलप हो रहा था, है ना। और एक चौथा है कि इसमें ज्यादा संपन्नता दिखाई दे रही थी और दूसरी ओर अत्यधिक दरिद्रता विद्यमान थी। तो यानी जो पुअर एंड रिच का जो डिवाइड है, पुअर एंड रिच गैप, है ना, ये गैप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। कहां दिखाई पड़ता था? ये जो नवीन शहरों में सामाजिक जीवन था और जो संबंध था, यानी ये स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि जो नए शहर हैं इसमें जो गैप है अमीरों और गरीबों में वो बहुत ज़्यादा है। इसमें ये दिखाई पड़ता था कि जो लोग हैं वो बहुत भागते दौड़ते से प्रतीत हो रहे हैं। इसमें आप ये भी देखते थे कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, व्यस्त रह रहे हैं। और इसका रीज़न ये बन रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और जो ट्रेड है, जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था अंग्रेजों के सिटीज़ को बसाने का। क्यों, देखिए आप इस बात को समझिए कि नए शहर बसाए क्यों जा रहे थे। ये नए शहर इसलिए बसाए जा रहे थे क्योंकि अंग्रेजों का जो सेंटर पॉइंट एजेंडा था वो ट्रेड था, वो व्यापार था, वो आयात और निर्यात था। कच्चे माल को ले जाना, फिनिश गुड को ले आना, तो हमेशा उनका केंद्र में, सेंटर में वो चीज बनी रहती थी। तो जाहिर सी बात है इन नगरों में जो लोग रहते थे वो उसी किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़े रहते थे। इसलिए सामाजिक संबंध कह सकते हैं आप कि बहुत भागदौड़ वाला था, उतना अच्छा नहीं था। परस्पर मिलना जुलना सीमित हो गया था, यानी बहुत कम मिलते थे। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों के पास समय रहे, ठीक है ना। नए नए व्यवसाय विकसित हो जाने के कारण क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, चिकित्सकों, इंजीनियर और अकाउंटेंट्स आदि की मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। यानी एक चीज यहां बढ़ रही थी और वो थी सर्विसेज, जिसको सेवाएं कहते हैं। देखिए यानी भारत में अब धीरे धीरे कौन सा एक क्षेत्र, यानी टर्सरी सेक्टर ये डेवलप हो रहा था। इसका मतलब क्या है? देखिए प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो क्या होता है? कृषि से संबंधित क्षेत्र होता है, जो भारत में बहुत पहले से था। कच्चे माल को बनाना, कृषि के उत्पादन करना, ये सारी चीजें भारत में पहले से व्याप्त थी। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन से संबंधित होता है। तो धीरे धीरे ये चीजें या तो पहले से थी या खत्म भी हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स का था वो रॉ मटेरियल ज्यादातर बाहर जा रहे थे। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज लगाई नहीं जा रही थी। तो एक वर्ग जो तेजी से बढ़कर उभर रहा था वो सर्विसेज का था, सेवाओं का था। क्लर्क बनना, टीचर बनना, एडवोकेट बनना, मेडिकल का स्टूडेंट बनना, इंजीनियर, अकाउंटेंट बनना, इन चीजों की मांग, क्योंकि देखो यहाँ पे व्यापारिक एक्टिविटीज बढ़ रही थी तो इन चीजों की मांग बढ़नी जरूरी थी। तो इसको पढ़ने के लिए, इसमें अपना काम करने के लिए भागदौड़ एक मची हुई थी, इसलिए शहरों का जीवन व्यस्त था, ठीक है। और मध्य वर्ग की वृद्धि होने लगी, तो इससे मिडिल क्लास डेवलप होने लगा। देखिए इंडस्ट्री जो होती है उससे इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप होते हैं, रिच क्लास, और प्राइमरी से लोअर क्लास होते हैं, और बीच में जो ये सर्विस देने वाले थे ये मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से थोड़ा संपन्न थे। तो इन नगरों में जो रहने वाले लोग थे वो थोड़े से संपन्न थे, ठीक है। और महिलाओं के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो मिडिल क्लास जब होगी तो महिलाओं में भी धीरे धीरे ये देखा गया कि एक नई चेतना का विकास तो होता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये कॉलोनियल पीरियड के नए शहरों की विशेषता थी, ठीक है।
और जो महिलाएं थी वो पत्र पत्रिका आत्मकथा और पुस्तकों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रही थी। देखा गया है और धीरे धीरे कई महिलाएं आई जब थियोसॉफिकल मूवमेंट आया, इसके अलावा जब सोशल मूवमेंट चल रहे थे इसमें कई महिलाएं थी। जो फिर बाद में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उसमें कई महिलाएं जो है वो ऐसा देखा गया कि आंदोलन में भाग लेती हैं। कई मूवमेंट चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें महिलाओं ने भाग लिया। सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं, एनी बेसेंट आई ने महिलाओं को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है ना। तो इस तरह की महत्वपूर्ण कई बार ऐसे देखा गया कि जो महिलाएं हैं इन नए नए शहरों में अपने एडिटोरियल से, जनरल से, इस तरह की चीज़ों से एक अपने सामाजिक चेतना का विकास कर रही थी और सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का या अपने राइट्स को लेकर आगे बढ़ने की मुहिम में लगी हुई थी। तो अगर आप सोशल लाइफ देखें, यानी अगर आप सोशल लाइफ ये नए जो कॉलोनियल सिटीज थे उनमें देखें तो क्या क्या प्रमुख एक दो चीजें रख सकते हैं। व्यस्त जीवन, ठीक है, इसके अलावा सेवा क्षेत्र का विकास, सेवा क्षेत्र का विकास यानी सर्विसेज, ठीक है, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा मध्य वर्ग का विकास, मध्यम वर्ग का विकास इन नगरों में देखा जा रहा था, ठीक है। अपेक्षाकृत संपन्नता यानी पहले के नगरों के मुकाबले यहां के जो भी लोग रह रहे थे, अपेक्षाकृत संपन्नता ये दिखाई पड़ रही थी कहां पर, ठीक है, ये दिखाई पड़ रही थी। जो नए शहर विकसित हो रहे थे, जो नए नगर विकसित हो रहे थे, उनमें ये सारी महत्वपूर्ण चीजें विकसित हो रही थी, देखने को मिली, ठीक है। ये आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल में जो नए शहर विकसित हो रहे थे उन नए शहरों में क्या क्या चीजें प्रमुख थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मद्रास, बसावट और पृथक्करण। अब जो तीन प्रमुख शहर हमने देखे थे, मद्रास, बंबई और कलकत्ता, उन तीनों शहरों को कैसे कैसे बसाया गया, क्या उसका प्रोसेस था, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जो सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत का बंदरगाह था, यहां से पहले गतिविधियां शुरू हुई। यानी भारत में जब अंग्रेज आए तो पहले इन्होंने गुजरात के सूरत को चुना, ठीक है ना, और सूरत को चुनने के बाद धीरे से फिर वो कहां शिफ्ट हो गया, आके सीधे इधर मद्रास की तरफ। तो पहले उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधि का केंद्र उसको बनाया था, लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेजी व्यापारी वस्त्र उत्पादों की खोज के लिए पूर्वी तट पर बढ़े और यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर चेनापट्टनम, यानी पहले मद्रास पट्टनम कहा जाता था, बाद में उसे चेनापट्टनम कहने लगे, यहां पर इन्होंने अपने सेंटर्स बनाने शुरू किए और धीरे धीरे मद्रास बसना शुरू हुआ, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिद्वंदिता थी, क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ्रांसीसियों से उसकी कंपटीशन था, अक्सर लड़ाई देखने के लिए भी मिलता था। इसलिए उन्होंने जो मद्रास के पास जब अपनी चीजों को बसाना शुरू किया तो उसकी किलेबंदी भी की, उसका फोर्ट नुमा नाम दिया, फोर्ट उसको बोला, ठीक है। तो इसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरक्षा की दृष्टि से मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी, जिसको क्या कहा गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया, है ना। और 1761 में फ्रांसीसियों को जब पराजय हो गई तो मद्रास और अधिक सुरक्षित हो गया और एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित हो गया। यानी अगर आप मद्रास की टोटल स्टोरीज को देखना चाहें या टोटल कंसेप्ट को देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि शुरू में पहले क्या हुआ कि शुरू में सूरत में वहां पर सेंटर्स बनाए गए अंग्रेजों द्वारा, बाद में वस्त्र उत्पादन के को ध्यान में रखते हुए या उसको सेंटर में रखते हुए धीरे धीरे फिर वो पूर्वी तट पर आए मद्रास के तरफ, ठीक है। और मद्रास के तट पर आने पर वहां पर प्रतिद्वंदिता थी उनकी किससे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी से। और फिर उन्होंने जब उनको पराजय कर दिया, अच्छा इसी प्रतिद्वंदिता से बचने के लिए, लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने जो फ्रांस में जब अपनी बिल्डिंग्स बनाई तो उसको किलेबंदी कर दिया, इसलिए फोर्ट जॉर्ज सेंट का नाम उसको दिया गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले उसको क्या नाम दिया गया बेसिकली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये इसका नाम दिया गया। और हाँ, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और जब इसको नाम दिया गया और बाद में फिर जब फ्रांसीसियों को हरा दिया अंग्रेजों ने तो फिर ये शहर और सुरक्षित हो गया और एक इंपॉर्टेंट सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर, और बाद में तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बंबई, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी भी उभर कर आई, ठीक है। तो इस तरह मद्रास प्रेसिडेंसी उभर कर आई और मद्रास एक इंपॉर्टेंट शहर बन गया। अब यहां जैसा हमने शुरू में किया कि यहां भी ये डिवीजन देखा जा रहा था व्हाइट और ब्लैक टाउन का। तो व्हाइट टाउन उस शहर का वो हिस्सा था जहां पर यूरोपीय सिटीजन्स रहते थे, जहां पर यूरोपियंस पीपल रहते थे और वो वहां से अपने ट्रेडिंग हैबिट्स को, ट्रेडिंग की चीजों को आगे बढ़ाते थे। वहीं पे जो ब्लैक टाउन था वो इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाया गया था, है ना। और
जैसा मनवा ठीक है, व्हाइट टाउन का केंद्र था और अधिकांशतः यूरोपीय लोग यहाँ निवास करते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है उसकी इमेज है, ये इमेज अभी भी आपको ऐसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या होते थे, यूरोपियंस रहते थे और किले के अंदर की पात्रता का निर्धारण रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। सीधी सी बात है, किले के अंदर वो जाएगा जिसका रंग गोरा है और जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन के लोग और गोरे लोग और जो यूरोपियंस लोग होते थे वही इस किलों में या व्हाइट टाउन्स में रहते थे, बाकी लोग ब्लैक टाउन्स में रहते थे। ये आप डिवीजन जरूर ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग में भी आपको इसे यूज करना है। ठीक है, मद्रास का भी आप शहरी और ग्रामीण तत्व देख सकते हैं। तो मद्रास कई गांवों को पहले मिलाकर एक तरह से बनाया गया था और यहां पर अलग अलग समुदाय और कम्युनिटीज के लिए अलग अलग इंप्लॉयमेंट के भी मौके मिलते थे। ठीक है, दुबास एक इंपॉर्टेंट नाम है। दुबास नामक समकालीन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण लोग थे। ये लोग स्थानीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को बोलना जानते थे। तो मद्रास में दुबास एक ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी थी जो मद्रासी भाषा भी जानती थी और अंग्रेजी भाषा भी जानती थी और ये बहुत ज्यादा मिले जुले थे उस पूरे यूरोपियन कम्युनिटी से और यहाँ के लोकल लोगों से भी। ठीक है, तो भारतीय समाज और गोरों के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। कौन करते थे, फिर से ध्यान रखिए, उसको क्या नाम देखा आपने, दुबास। ठीक है, तो कौन ऐसा लोग था जो भारतीय समाज और गोरों के बीच मध्यस्थता का काम करता था, तो दुबास। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब अच्छा, वहां एक क्या था, बेल्लार कम्युनिटी भी थी। तो बेल्लार यहाँ की एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी और इनको भी काफी रोजगार मिलता था। तो मद्रास में अगर आप देखें तो दुबास, बेल्लार कम्युनिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट लोग थे और यहाँ पर व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में डिवीजन था। गांव और नगर अलग अलग थे और जो फोर्ट बनाए गए थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके आसपास बहुत बस्तियां बनाई गई थी जहां भी लोग निवास किया करते थे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो ये टाउन प्लानिंग भी अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं, हर टाउन की अलग अलग स्थिति देख सकते हैं कि कैसे टाउन को प्लान किया गया था। यानी एक तरफ जैसे आपने अगर हड़प्पा सभ्यता से देखी हो तो सिटाडेल जो यूज होता था, एक अलग टाउन और एक अलग टाउन, इस तरह से ये डिवीजन यहां भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब देखिए कुछ और थोड़ा सा इनके टाउन प्लानिंग के बारे में देखते हैं। तो यहां दो, हाँ, और पेरियार और बनियार गरीब कौन थे, मजदूर वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो एक दुबास देखा, फिर आपने वेल्लार देखा, उसके अलावा पेरियार और बनियार, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये गांव ग्रामीण समुदाय था, गांव के लोग रहने वाले थे। और मद्रास के निकट स्थित ट्रिप्लीकेन एक मुस्लिम आबादी का अच्छा खासा क्या बन गया था, केंद्र बन गया था। तो ट्रिप्लीकेन क्या था, मुस्लिम आबादी का सेंटर था, ट्रिप्लीकेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मद्रास में ट्रिप्लीकेन। और माइलापुर और ट्रिप्लीकेन हिंदुओं के जाने माने धार्मिक केंद्र भी थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सांथोम और वहां का गिरजाघर रोमन कैथोलिक लोगों का एक प्रमुख था। तो मुस्लिम का अगर आप देखें तो ट्रिप्लीकेन, माइलापुर और ट्रिप्लीकेन हिंदुओं का, और सांथोम जो है वहां के क्रिश्चियन लोगों का इंपॉर्टेंट चर्च था। तो मद्रास में आप जब इसका मद्रास के फीचर्स लिखेंगे तो आप भी लिख सकते हैं कि सभी धर्मों से रिलेटेड कुछ स्थल यहां पाए जाते थे और सभी धर्मों से रिलेटेड जो है वो धार्मिक स्थल भी पाए जाते थे, जिसमें एग्जाम्पल में आप मुस्लिमों के लिए ट्रिप्लीकेन, हिंदुओं के लिए ट्रिप्लीकेन और माइलापुर, और सांथोम जो है वहां के क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंट आप जगह बता सकते हैं जो यूज में आते थे। ठीक है, उसके अलावा मद्रास में सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली रोड पर अपने रहने के लिए गार्डन हाउसेस और बगीचे वाले मकानों का निर्माण कराया। तो ध्यान रखिएगा, जब मद्रास सिटीज को बसा रहे थे तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, माउंट रोड और पूनामाली रोड, यहां पर उन्होंने अपने लिए गार्डन्स बनाए, रहने की जगह बनाए। यानी आप मद्रास का जो पूरा टाउन प्लानिंग देखें तो इसका मतलब वहां पर अच्छे रोड्स, गार्डन्स, इसके अलावा फोर्ट, किले होते थे, किलों में व्हाइट टाउन, किलों के पास ब्लैक टाउन, फिर व्हाइट टाउन, ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। जो तीन महत्वपूर्ण वहां जगह थे वो ट्रिप्लीकेन मुस्लिम्स के लिए, माइलापुर और ट्रिप्लीकेन हिंदू के लिए, और सांथोम वहां के क्रिश्चियनों के लिए इंपॉर्टेंट जगह होते थे जहां पर ये लोग जाते थे। तो ये मद्रास शहर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे क्या और चेंजेस इसमें मद्रास में आए थे। ठीक है, तो इस शहर के आसपास गांव की जगह अनेक नए उप शहरी क्षेत्र विकसित हुए। ये महत्वपूर्ण बात है, देखिए कि मद्रास शहर जो था इसके अपना फोर्ट, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट की बात की गई थी, इसके आसपास जस्ट गांव नहीं बसे, यहां पर और छोटे छोटे शहर बस रहे थे। यानी ये अगर मद्रास है तो मद्रास के आसपास फिर और यहां जो छोटे छोटे हैं उप शहर बस रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जैसे आप एग्जांपल के लिए कह सकते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पास नोएडा जैसे शहर जो उप शहर हैं, इस तरह के महत्वपूर्ण शहर बस रहे थे। ठीक है, मद्रास के क्रमिक शहरीकरण का परिणाम यह था कि गांव के मध्य वाले क्षेत्र शहर के अंतर्गत आ गए और मद्रास का स्वरूप एक अर्ध ग्रामीण शहर जैसा दिखने लगा। यानी जो आप कह सकते हैं कि इसके आसपास के जो गांव थे वो शहर में आकर मिक्स होने लगे। आज भी आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में बीच बीच में गांव दिख जाते हैं, तो ये अर्ध ग्रामीण वाले इलाके हो जाते हैं, है ना। या आप कह सकते हैं कि ये अर्ध ग्रामीण शहर वाले इलाके, यानी थोड़े शहर थोड़े ग्रामीण वाला इलाका, ऐसा मद्रास में देखा जाने लगा। तो ये आप इमेजेस भी उस समय के कॉलोनियल मद्रास की देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मद्रास में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब अगर कलकत्ता की बात करें तो मद्रास क्या आपने देख लिया, मद्रास में आपने देख लिया व्हाइट टाउन, ब्लैक टाउन,
किला सेंट जॉर्ज फोर्ट, इसके अलावा उसके आसपास उप शहर कुछ बसे हुए थे, ठीक है, वो कोस्टल एरिया तो था ही। शुरू में जो है फ्रांसीसियों के साथ वहां पर एक प्रतिद्वंदिता दिखाई पड़ती थी, लेकिन लगभग 1750-1757 के पहले उसको सारी चीजें खत्म कर दी गई और वहां पर वो फिर ज्यादा सुरक्षित सिटी के रूप में बदला। कलकत्ता की अगर बात करें तो 3 महत्वपूर्ण इसमें गांव थे, 3 गांवों को मिलाकर ये बेसिकली जो है गोविंदपुर, कलकत्ता और ये 2-3 गांवों को मिला के यहाँ पर एक कलकत्ता शहर बनाया गया। और ये भी जाहिर सी बात है कि समुद्र के किनारे था और यहाँ पे फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। ये शहर मुख्य रूप से अंग्रेजों के हाथ में 1757 के बाद ही ठीक से आ पाया, जब प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसके बाद फिर फोर्ट विलियम की भी ठीक से स्थापना हुई और अच्छे डेवलप तरीके से, और वहां पर अंग्रेजों का अधिकार ठीक से जम पाया। तो अंग्रेजों ने बंगाल में नगर नियोजन का कार्य अपने शासन की शुरुआत से ही अपने हाथों में ले लिया था। यानी टाउन प्लानिंग कैसे होगी ये शुरू से ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग बैठा लिया था कि हमको अपने हिसाब से टाउन प्लानिंग करनी है, ठीक है। और इसका तत्कालिक कारण सुरक्षा उद्देश्यों से संबंधित था। भाई सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है, सुरक्षा तो कारण था ही। वो जहां भी बसना चाह रहे थे वो वहां के लोकल राजाओं से या किसी भी अन्य यूरोपीय जो पावर्स थी उनके साथ कोई टकराव की स्थिति में मजबूत बने रहे, ये हमेशा चाहते थे। जैसे अंग्रेजों ने पहले वहां पर क्या अधिकार मांगा कि हमको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने किले बनाने लगे कि हम अपने सुरक्षित जगह तैयार कर लें। इसको रोका सिराजुद्दौला ने, इसको हस्तक्षेप किया, इसमें इंटरफेयर किया, इसीलिए उनसे प्लासी का युद्ध भी हुआ था। तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से उस तरह का बनाते थे। जैसे आप देख सकते हैं 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा माल गोदाम के रूप में बनाए गए छोटे किले पर अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों को वहां से अपने जान बचाकर भागनी पड़ी, ठीक है ना। एक ब्लैक होल थियरी भी इसमें आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि, और एक और थियरी आती है उसमें कहा जाता है कि एक बिल्डिंग के अंदर बंद करके और सांस उफनने से कई अंग्रेजों की मौत हो गई थी जब सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था कई लोगों को। यानी सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के पास एक माल गोदाम बनाया जा रहा था, उस पर जाकर कब्जा कर लिया, बोला कि हम आपको ये करने नहीं देंगे, और इसी के बाद अंग्रेजों ने फिर वो भाग के उनको जाना पड़ा, समुद्र में जाके छुपना पड़ा। तो इसलिए उसके बाद ही ये रंजिश शुरू हुई और फिर रॉबर्ट क्लाइव जो साउथ में जीत रहे थे उनको बुलाया गया बंगाल और उन्होंने सिराजुद्दौला से फिर क्या किया, लड़ाई की, प्लासी की बैटल 1757 में, और वहां फिर अपने हिसाब की गवर्नमेंट बनाई जो पपेट गवर्नमेंट कही जाती है। मीर जाफर जैसे लोग, फिर मीर कासिम, इस तरह के लोग वहां आए, ठीक है। लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का निर्णय लिया जो सुरक्षा की दृष्टि से और अच्छा हो। तो कलकत्ता तो पहले छोटे माल गोदाम बनाए जा रहे थे जिसको मना किया सिराजुद्दौला ने। बाद में जब सिराजुद्दौला को हरा दिया तो फिर ऐसा, अच्छा वो भी उनको पता था कि हार इतनी आसानी से नहीं होती अगर मीर जाफर ने गद्दारी नहीं की होती। तो उनको लगा कि इस तरह के माहौल से बचने के लिए, इस तरह के टफ सिचुएशन से बचने के लिए हमको और अच्छे तरीके के किले बनाने पड़ेंगे। और फिर वहां पे 3 गांव उन्होंने मिलाए, सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, और इनको मिलाकर फिर क्या बनाया गया, कलकत्ता का किला बनाया गया वहां पर, और उससे फोर्ट विलियम के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है। और इसके आसपास ये फोर्ट विलियम की इमेज आप देख सकते हैं, और सामने की जगह बहुत दूर तक खाली छोड़ी जाती थी ताकि वहां पर अगर कोई आक्रमण करने भी आए तो सामने बहुत जगह स्पेस रहे। तो स्पेस में अगर कोई आएगा तो ऊपर से हम इन किलों के ऊपर से क्या कर सकते हैं, तीर या बंदूकें चलाकर उनको मार सकते हैं या गिरा सकते हैं। तो इस तरह के स्ट्रेटेजिक दिमाग लगाकर इस तरह के किले बनाए गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और जिनमें आक्रमण करना है, जिनको जीतना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह की टाउन प्लानिंग, तो अगर आप कलकत्ता की टाउन प्लानिंग को देखेंगे, आप मद्रास की भी, तो वो स्ट्रेटेजिक ज्यादा थी, सामरिक यानी कि युद्ध की नीति से और रक्षा की नीति से प्रेरित होकर या दिमाग में इस चीज को लेकर ज्यादा किया गया था। तो व्यापार, रक्षा, ये 2 तरह की चीजें दिमाग में घुस रही थी, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आया। आप लॉर्ड वेलेस्ली की इमेज देख सकते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली ये जिन्होंने साम्राज्यवादी नीति सबसे ज्यादा अपनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स तो चल ही रहा था, इसके अलावा जो और कई सारे इन्होंने सहायक संधियां, सब्सिडरी अलायंस जैसी चीजों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो जो कलकत्ता का नगर नियोजन था ये फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये नगर का भी नियोजन काम चल रहा था। कलकत्ता में क्या हुआ ना कि जो पूरे सिटी थी, टाउन थी, उसको भी डेवलप करने का काम साथ साथ चल रहा था। वहां पर म्यूनिसिपैलिटीज जैसी चीजें काम कर रही थी। वहां पर एक लॉटरी कमेटी बनाई गई और लॉटरी कमेटी क्या करती थी, या लॉटरी म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई। वो लॉटरी के टिकट बेच के जो पैसा आता था उससे वहां की साफ सफाई, नालियां, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती थी। तो ऐसा भी कलकत्ता में देखा जा रहा था, ठीक है ना। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए और इन्होंने कलकत्ता अपने लिए गवर्नमेंट हाउस नामक एक विशाल महल का निर्माण कराया, ठीक है। पहले कलकत्ता ही कैपिटल हुआ करती थी और बाद में 1911-12 में वो दिल्ली शिफ्ट हुई तो कलकत्ता में फिर एक महल बनवाया गया, गवर्नमेंट हाउस। 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक प्रशासकीय आदेश जारी किया
जिसके तहत नगर नियोजन की उद्देश्य पूर्ति के लिए अनेक कमेटियों का गठन किया गया। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि इस सिटी की प्लानिंग, टाउन प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग, और टाउन प्लानिंग के लिए कई सारी फिर कमेटियां बनाई गई। तो अगर आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात लिखेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम बहुत प्रमुखता से आएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ठीक है, शहर को एक साफ सुथरा बनाने के लिए बाजार, घाटी, कब्रिस्तान और चर्म शोधन इकाइयों को साफ कर दिया गया या हटा दिया गया। यानी जितनी गंदगी वाली चीजें थी उनको शहर से बिल्कुल लॉर्ड वेलेस्ली के आदेश से हटा दिया गया। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद कलकत्ता में लॉटरी कमेटी आई और नगर नियोजन का कार्य जारी रहा। ठीक है, तो इसे लॉटरी कमेटी इसलिए कहा जाता था क्योंकि लॉटरी के टिकट्स को बेच के जो पैसा आता था, इससे टाउन प्लानिंग, टाउन की साफ सफाई और देखरेख किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ठीक है ना, तो ये जो धनराशि का प्रबंध था सिटी को चलाने के लिए या शहर को चलाने के लिए, ये बेसिकली लॉटरी के टिकट को बेचकर ये पैसा इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कलकत्ता शहर के विकास के लिए किस लॉर्ड गवर्नर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या गवर्नर जनरल ने भूमिका महत्वपूर्ण निभाई, तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लॉटरी कमेटी थी वो किस नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, वो कलकत्ता के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, तो लॉटरी कमेटी ने कलकत्ता का एक नया नक्शा भी तैयार किया, नया मैप भी बनाया, और जिससे कि इस पूरे सिटीज का एक अच्छा नक्शा तैयार होकर सामने आ सके। ठीक है, 1817 और 1896 में प्लेग की महामारी ने कलकत्ता शहर को अपनी चपेट में ले लिया। सरकार ने नगर नियोजन के संदर्भ में कार्रवाइयां सुनिश्चित करने का प्रयास किया। ठीक है, घनी आबादी वाले इलाकों में अस्वास्थ्यकर माना जाता था क्योंकि इन क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी सीधे पहुंच नहीं पाती थी। तो सिटी की, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कैसे सिटीज के लिए मैप इंपॉर्टेंट होता है, रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कलकत्ता शहर के लिए क्या किया गया, पहले मैपिंग कराई गई, इसके बाद से वहां प्लेग जैसी बीमारियां आई, तो फिर ये देखा गया कि जो घनी आबादी वाली जगह हैं वहां पर सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं आ रही, वो बीमारियों के लिए ज्यादा प्रोन है या मॉर्बिडिटी जो है वो ज्यादा है उन जगहों की। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया और टाउन प्लानिंग ये चल रही थी कलकत्ता की। ठीक है, मद्रास के बाद अब कलकत्ता को देख रहे हैं। सरकार ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कामगार लोगों की झोपड़ी और बस्तियों को अपना निशाना बनाया और तीव्रतापूर्वक वहां से हटा दिया। अब देखिए, सरकार को तो वैसे भी एक तीर से दो निशान करते थे। जो बस्तियां वहां बनी हुई थी उन बस्तियों को हटा के वो अपनी जगह बनाते, अपने लिए बड़े बड़े फील्ड्स बनाते, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाते। तो उन्होंने कहा ये जो बस्तियां हैं, जो जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, ये ज्यादा बीमारियों का केंद्र बने हुए हैं, उनको यहाँ से हटाओ, उनको साफ करो। ठीक है, और सरकार ने फिर शहर के गरीब, जिनमें मजदूर, फेरी लगाने वाले, छोटे कारीगर, बेरोजगार शामिल थे, शहर से हटाकर दूर वाले इलाकों में जाने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा कि जब कलकत्ता की टाउन प्लानिंग हो रही थी तो 3 गांवों से, सूतानाटी, गोविंदपुर और कलकत्ता को मिला के शुरू हुई, और इसके बाद से फिर वहां पर फोर्ट विलियम जैसी चीजें बनाई गई जहां पर दूर दूर तक ग्राउंड्स बनाए गए थे ताकि कोई आक्रमण करे तो उसको रोका जा सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वो वाणिज्यिक जगह बनाया जा रहा था स्ट्रेटेजिक रूप से, और बाद में फिर क्या हुआ कि उसके लिए, उस पूरे शहर के लिए नक्शा बनाया गया जिससे पूरा उसका चित्र उभर कर आ सके। जब बीमारियां आई तो ये माना गया कि जो घनी आबादी वाली जगह है, ये झोपड़ियां, झोपड़पट्टियां, ये बीमारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, इसलिए इनको दूर किया जाए। तो जो कामगार या गरीब तरह के लोग रहने वाले थे उनको हटा के शहर से दूर कर दिया गया। तो ये कलकत्ता के संदर्भ में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली का नाम, लॉटरी कमेटी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जो महत्वपूर्ण बात जो हम 3 शहरों का कर रहे थे उसमें आता है बंबई। ठीक है, अब देखिए बंबई का भी बड़ा रोचक इतिहास रहा। बंबई पे पहले पुर्तगालियों का कब्जा रहा, फिर जब पुर्तगाली कमजोर होने लगे अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि इसको ऐसे तरीके से डील करना चाहा कि हमारी हार भी ना दिखाई दे और हमारा एक इंपॉर्टेंट समझौता भी अंग्रेजों से हो जाए। तो अंग्रेजों के जो राजकुमार थे, या अंग्रेजों में वहां जो राजा शासन चलता था, तो वहां के राजकुमार को उन्होंने अपने यहाँ के पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करवा दी और दहेज में बोला कि ये जो जब बंबई हमने हड़पा वो आज से आपकी हो गई। तो फिर राजा ने क्या किया कि उस बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया, केवल 10 पाउंड के आसपास, बहुत कम सस्ते दाम में। तो बंबई इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के दहेज में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय थे राजा। चार्ल्स द्वितीय ने दहेज में प्राप्त बंबई को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में दे दिया। अच्छा, पहले छोटे छोटे 7 आइलैंड्स थे, उन सभी को मिलाया गया, बना के बॉम्बे बना दिया गया, और इन सबको जोड़ के एक जैसा बॉम्बे बनाया गया ताकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से किया जा सके। और बाद में बॉम्बे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बनकर उभरा। वो तब भी कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में था, आज भी इंडिया के कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में बॉम्बे दिखाई देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय हैं और ये क्वीन कैथरीन है, इनके शादी के रूप में बंबई मिला था और बंबई फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया। ठीक है, चलिए,
सातों द्वीपों को आपस में जुड़ जाने से एक विशाल शहर अस्तित्व में आया जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं। ठीक है, ये उस समय वाणिज्यिक राजधानी थी जो आज भी है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण क्या था, महत्वपूर्ण पोर्ट या कि महत्वपूर्ण बंदरगाह, क्योंकि पश्चिमी तट पर है और यहां से जो है सीधे इंग्लैंड के लिए रास्ता निकल जाता है जहाजों से होते हुए। इसलिए ये जो बॉम्बे का पोर्ट था ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेनिफिशियल पोर्ट इंग्लैंड के लिए साबित हुआ और बाद में भी इंडिया के लिए आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बॉम्बे के रूप में आप ध्यान रखेंगे। तो तीन जो हमने मद्रास देखे, मद्रास के बाद हमने कलकत्ता देखा, कलकत्ता के बाद हमने बंबई देखा कि ये बंबई के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आ रही थी। अब इसमें फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना, कमर्शियल सेंटर बना, तो यहाँ कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति वर्ग का बहुत विकास हुआ। ठीक है ना, जब बड़े से बड़े सेठ, आज भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े सेठ, रईस, इस तरह के लोग यहाँ विकसित हुए। और यहाँ जो पूंजीपति वर्ग आए उसमें पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती बनिए। पहले गुजरात बॉम्बे एक ही में था, बाद में डिवाइड हुआ। बोहरा, यहूदी, आर्मीनियाई आदि विभिन्न समुदाय के लोग सम्मिलित थे। अब देखिए एक चीज आप और समझिए कि क्योंकि ये पोर्ट था, बंदरगाह था, यहां से आना जाना था, तो दुनिया भर के और कई कम्युनिटीज जो थी, आर्मेनिया के लोग या प्रसिया के लोग, पारसी, ये लोग भी आकर यहाँ बस रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहीं रहने लग गए। तो इस तरह के कई सारी चीजें, यही आप गोवा में देख सकते हैं, बहुत सारे पुर्तगाली आके वहां रह गए। तो ये कई तरह के लोग यहाँ पर जो है आके रह रहे थे और ये पूंजीपति वर्ग जो है मुंबई में विकसित हो रहा था। तो जो तीन प्रमुख शहरों की चर्चा की, इसमें अगर कैपिटलिस्ट वर्ग का अगर आप उदय किया, विकास की बात देखें, तो वो ये बॉम्बे वाले शहर में ज्यादा दिखाई पड़ता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए बॉम्बे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, 1853 में जो रेलवे का विकास हुआ वो भी सबसे पहले बॉम्बे में आया, क्योंकि मुंबई से थाने के बीच में वो रेल चलाई गई थी अप्रैल 1853 में। तो और दूसरा क्योंकि वो समुद्र के किनारे था, और वो भी जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखें तो ये मैप ऐसा दिखाई देगा, तो बॉम्बे अगर आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा तो ये पश्चिमी तट है, यहाँ से फिर केप ऑफ गुड होप होकर निकल के पहले तो घूम के जाते थे, बीच में फिर जो है स्वेज कैनाल आ गया 1869 में। तो स्वेज कैनाल के लिए जो रास्ता निकलता था वो बॉम्बे से होकर ईजी पड़ता था। तो यहाँ पर बॉम्बे में सी पोर्ट्स यानी जहाजरानी और इसके अलावा जो है रेलवे, ये दोनों का विकास तेजी से हो रहा था। ठीक है, इसलिए भी ये शहर तेजी से बढ़कर उभरा है। ठीक है, तो ये इसकी आवश्यकता बनने लगी और उस समय अनेक भवन भी निर्मित कराए गए। यहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट आज भी देख सकते हैं। गॉथिक आर्ट जो अभी आगे हम देखेंगे, गॉथिक आर्ट का बड़ा अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स वहाँ पर बनाए गए। CST जो है जो टर्मिनल बनाया गया, इसके अलावा रेलवे के कई स्टेशन, कार्यालय और कई तरह ऐतिहासिक सोसाइटी, इस तरह की कई तरह की जो कमर्शियल डिपोट थे यानी कि कमर्शियल स्टेशन वहां पर स्थापित किए गए। ठीक है, भवनों का निर्माण भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आधार पर किया गया। वहां जितने आज वहां की जो हाई कोर्ट बिल्डिंग है, ठीक है, आप उसको देखें, या जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, CST जिसको कहते हैं, उसकी बिल्डिंग्स को देखें तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया जो वहां के राजकुमार आए थे उनके स्वागत में बनाया गया। तो ये सारे जो आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो यूरोपियन शैली में बनाए गए हैं, जो वहां की प्रमुख विशेषता दिखाते हैं। उस शहर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हम टाउन्स पढ़ रहे हैं, ये जो सिटीज हमने इंपॉर्टेंट पढ़े, इसकी जो स्थापत्य कला है यानी कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो कैसा है, उसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। जो जाहिर सी बात है, जब टाउन्स एस्टेब्लिश किए गए होंगे तो तरह तरह के आर्किटेक्चर भी एस्टेब्लिश किए गए होंगे। वो आर्किटेक्चर किस तरह के हैं, कौन सी शैली का उसमें इस्तेमाल किया गया है, बहुत जरूरी है। देखिए आप चाहे आप एंशिएंट इंडिया से उठा के देख लीजिए, मिडिएवल या मॉडर्न, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां का कल्चर पढ़ेंगे, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो इंपॉर्टेंट होगा। किस तरह के भवन होंगे, किस तरह की नई नई चीजें लाई गई, ये इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा भारत में निर्मित कराए गए सार्वजनिक भवनों में 3 प्रकार की स्थापत्य शैली दिखाई देती है। एक नियो क्लासिकल शैली या नवशास्त्रीय शैली, एक गॉथिक शैली, ठीक है, और एक लास्ट में दिल्ली वाली शैली है जिसको लुटियंस जोन आप देखते हैं, उसको भी देखेंगे। तो जो नियो क्लासिकल शैली है ये थोड़ी सी जो पारंपरिक सभ्यता थी और थोड़ा सा नए पुट को डालकर तैयार की गई थी, और बेसिकली ये एंशिएंट रोम में जिस तरह के भवन दिखाई देते हैं उससे ये प्रभावित थी। तो क्वेश्चन अगर आपसे आए कि नियो क्लासिकल जो शैली है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की टाउन्स में, कॉलोनियल इंडिया में बेसिकली जो भारत में औपनिवेशिक काल में नियो क्लासिकल शैली इस्तेमाल की गई, तो वो किस देश या किस शहर से प्रेरित थी, तो ये प्राचीन रोम के। और इसमें जो यूरोप में जो रेनेसा हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, इस तरह के जो लोकप्रिय आर्किटेक्चर है या इस तरह का लोकप्रिय जो कला है, ये विकसित होकर आई थी। इसको आप इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब ये जो प्राचीन रोम से विकसित ये जो नियो क्लासिकल है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता था वो बड़े बड़े खंबे होते थे, लंबे लंबे खंबे और स्तंभों के अलावा, ठीक है ना, बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना का निर्माण। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, आज ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की इसमें ऑफिस चलता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, बड़े बड़े इसमें खंबे हैं। ये क्या है,
ये नियो क्लासिकल है, ये रोमन से क्या है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्रेरित है। तो बंबई का टाउन हॉल इस समय किया गया था, जो आज न्यूज इसको उस समय पहले बॉम्बे टाउन हॉल था। आज भी आप कई सिटीज में टाउन हॉल देखते हैं। टाउन हॉल वाली जो सभ्यता थी वो अंग्रेजी या कॉलोनियल पीरियड से ही आई हुई है। हर टाउन के बीच में एक टाउन हॉल होता था जहां लोग मिलते थे, कल्चरल मीटिंग्स करते थे। तो ये जो चीज देखी गई न्यू क्लासिकल शैली में, ये बड़े बड़े जो है वो स्तंभ या खंबे लगाकर इस्तेमाल किए गए थे। और आजकल ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का दफ्तर है। तो अगर आप एग्जांपल में न्यू क्लासिकल का डालना चाहें, क्वेश्चन आ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ये किस शैली से प्रभावित है, न्यू क्लासिकल या किससे, तो आप न्यू क्लासिकल कह सकते हैं। और वो किस देश से प्रभावित था, तो एंशिएंट रोम इससे प्रभावित था। इस तरह की बिल्डिंग्स वहां देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत 1860 ईस्वी के दशक में सूती कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में आई तेजी के समय बहुत सारे व्यावसायिक भवनों को समूह का निर्माण किया गया। मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था आपको देहात यानी औपनिवेशिक काल और देहात, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 1861 में 1861 में यूएसए में गृह युद्ध चल रहा था। और यूएसए में जो सिविल वॉर चल रहा था उसके वजह से हुआ ये कि बहुत सारे कॉटन की जरूरत पड़ती थी इंग्लैंड को। किस लिए? अपने यहाँ के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या अपने यहाँ के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब यूएसए में गृह युद्ध या सिविल वॉर छिड़ गया तो वहां से कॉटन की सप्लाई धीरे हो गई। और तब उस जमाने में कॉटन की सप्लाई इंडिया से वहां जाने लगी। आ रही बात समझ में? जब इंडिया से वहां जाने लगी तो तेजी से इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन के लिए डिमांड बढ़ने लगी। और जब ये कॉटन का व्यापार बढ़ा तो उस समय बॉम्बे में बहुत सारे नए नए बिल्डिंग्स स्थापित किए गए, क्योंकि व्यापार ट्रेड बढ़ रहा था, ट्रेडिंग सेंटर्स चाहिए थे। और उस समय ये नियो क्लासिकल बिल्डिंग जो है इसका ज्यादा तेजी से निर्माण हुआ। और आजकल एल्फिंस्टन सर्कल के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको आप देख सकते हैं। तो 1860 के आसपास जो कॉटन का उद्योग, यहाँ उद्योग तो लगे नहीं थे, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, लेकिन कॉटन का ट्रेड जो बहुत तेजी से बढ़ा था इंडिया में, उस समय इस नियो क्लासिकल तरीके की कई सारी बिल्डिंग्स हमको देखने के लिए बॉम्बे वाले फ्लाइज में मिलेंगे आपको। इसके बाद आए न्यू गॉथिक। ठीक है, नौ गॉथिक शैली जिसको कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सीएसटी जो है, इसके अलावा ये हाईकोर्ट बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंग देख सकते हैं जिसमें चोचदार नुकीले चीजें निकली हुई हैं। इसको न्यू गॉथिक, इसको अमूर्त कला धरोहर भी बहुत जल्दी भी घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही दुनिया भर में इसका क्रेज है, तो इसको बहुत बड़ा धरोहर माना जाता है भारतीय संस्कृति में। ठीक है, तो जो औपनिवेशिक काल में भारत में अनेक इमारतों का निर्माण में नौ गॉथिक शैली का प्रयोग हुआ है। और ये ऊपर क्या होता था, गुंबद में ऊपर चोंच जैसी चीजें निकली होती थी। इसकी विशेषता थी कि इमारतों में छतों से उठी हुई ऊंची मेहराबें नोकदार और साज सज्जा से बारीक होती थी। देख रहे हैं, ये सजावट के साथ ये नोकीले जो चीजें निकली हुई हैं, ये गॉथिक शैली है। और इसका अपने आप में कल्चरल हेरिटेज है, ये वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज है इस समय। तो गॉथिक शैली का उद्भव गिरजाघरों की इमारतों से हुआ था। तो इसका जो कह सकते हैं इसकी प्रेरणा जो है, या ये जहां से प्रभावित होती थी जिन जगहों से, चर्च से ज्यादा, क्योंकि चर्च में आप देखते होंगे इस तरह की नुकीले बिल्डिंग्स होती हैं। तो चर्च स्टाइल को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आरोपित करना क्रिश्चियन शैली थी। यानी चर्च जैसी चीजों से, जैसे होता ना आज भी, आप जैसे आप अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज में जाएं, बीएचयूज में जाएं, तो वहां पे कई सारी बिल्डिंग्स ऊपर मंदिरों की शैली से बने हुए हैं, है ना। तो इसी तरह चर्च की शैली से प्रभावित होकर इस तरह के बिल्डिंग्स बनाए गए जिनको गॉथिक शैली या न्यू गॉथिक शैली कहा गया, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स थे। अब इंडो सार्वसैनिक शैली क्या है? तो भारत में दो बड़े इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट हुए थे, हर्बर्ट बेकर, ठीक है, हर्बर्ट बेकर, मार्क लुटियंस, ठीक है। इन दो लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई। और इंडो सार्वसैनिक शैली जो है, जिसमें भारत आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिसमें थोड़ा सा मिडिएबल काल की भी छटा दिखाई जाती है, मध्यकाल की भी कुछ कारीगरी उसमें शामिल की गई है। जैसे आप राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका देखें, संसद भवन देखें, तो थोड़ा सा नए तरीके की स्टाइल, थोड़ा सा मध्यकालीन स्टाइल को मिक्स करके इस तरह की जो चीजें बनाई गई हैं वो इंडो सार्वसैनिक शैली कहा जाता है। भारत की भी कुछ परंपराएं उसमें शामिल है। ठीक है, इसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों स्थापित कला का तत्व विद्यमान है। तो अगर आप राष्ट्रपति भवन कभी आप जाएं दिल्ली में देखने की कोशिश करें, तो वहां देखेंगे कि जो जंगले लगाए गए हैं, जो खिड़कियां लगाई गई, मुगल कालीन चीजों से कॉपी की गई हैं। कुछ प्राचीन भारत की कला को कॉपी किया गया, कुछ इंडियन के साथ ब्रिटिश आर्किटेक्चर या यूरोपियन आर्किटेक्चर को मिला के भी ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, इसलिए इनको इंडो सार्वसैनिक शैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो विकास है बेसिकली ये 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से देखा गया ना। तो आप 19वीं 20वीं शताब्दी में, 19वीं 20वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। तो भारतीय इमारतों में गुंबदों, रियों, ये जिस तरह के गुंबद हैं, ठीक है ना,
रियो जातियों में काफी आकर्षित किया, इसलिए स्थापत्य की इंडो सार्सेनिक शैली पर मध्यकालीन इमारती स्थापत्य, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। जो मिडिएवल काल में जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, जो मध्यकाल में भारत के बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, इसका काफी, जैसे मध्यकाल में कौन कौन सी बिल्डिंग आप कह सकते हैं, जैसे लाल किला जो बनाए गए, है ना, बुलंद दरवाजे बनाए गए, तो इस तरह से जो कुछ भी ताजमहल भी उसी दौरान का है। तो जो मध्यकालीन स्थापत्य कला में आपको दिखाई पड़ता है, इस तरह की कुछ चीजों का मिश्रण नए कला के साथ मिलाकर इंडो सार्सेनिक शैली का विकास किया गया, ठीक है। तो जो आप कह सकते हैं कि नियो क्लासिकल, तो नियो क्लासिकल जो रोमन और यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रभावित था, इसके साथ आप कह सकते हैं कि इंडो सार्सेनिक जो कि भारतीय मध्यकालीन और सार्सेनिक से था, और न्यू गोथिक काल। न्यू गोथिक मतलब कि जो चोंचदार या गिरजाघरों से प्रभावित होकर चर्चेस के स्टाइल में बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, वो क्या थी, वो न्यू गोथिक शैली की बिल्डिंग्स थी, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स की शैली, तीन महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्चर्स की शैली है, ये आपको दिखाई पड़ेगी किसमें, ये कॉलोनियल पीरियड्स के शहरों में दिखाई पड़ेगी, ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अब देखिए 1911 में इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। देखिए आप गेटवे ऑफ इंडिया देख रहे हैं, ये भी इंडो सार्सेनिक का एग्जांपल है। तो ये जॉर्ज पंचम आए थे, जब उनके स्वागत के लिए यहीं से उनको बुलाया गया, यहीं से उनको रिसीव किया गया, ये समुद्र का किनारा है, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था 1911 में। और यही जॉर्ज पंचम में आए तो उन्होंने फिर डिक्लेयर किया कि अब इसके बाद दिल्ली राजधानी कर दी जाएगी। तो बंबई के ज्यादातर भारतीय इलाकों में सजावट और भवन निर्माण में परंपरागत शैलियों का प्रयोग किया जाता है। बंबई शहर में जगह की कमी थी, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में बंबई में एक विशेष प्रकार की इमारतों का निर्माण किया गया जाने लगा, जिन्हें झॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, झॉल। तो झॉल के नाम से नए नए तरीके के बिल्डिंग्स बनाए जाने लगे। चॉल भी उसी का अलग रूप है। तो इन बिल्डिंग और इमारतों में फिर लोग रहने लगे, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो बॉम्बे के लिए हमने मद्रास, बॉम्बे, इन तीनों जगहों का इंपॉर्टेंट चीज देखा है। तो ये प्रमुख चीजें जो इस चैप्टर की थी, आपको ये जाननी बहुत जरूरी थी। और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं कि किस कालक्रम में, जैसा हमारे चैप्टर में करते हैं, किन तिथियों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें घटी। जैसे 1510 ईस्वी में, 1510 में पणजी में पुर्तगालियों ने बस्ती की स्थापना की। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, आपको पता ही है। तो 1510 में सबसे पहले ये पणजी, जो गोवा की कैपिटल है ना, गोवा में ये बसने शुरू हुए। 1605 में मछलीपट्टनम में डचों ने बस्ती की स्थापना की, है ना। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट मद्रास में बस गए, देख रहे हैं आप। तो मद्रास में सूरत के बाद आकर बसना शुरू किए। 1668 में इंग्लैंड के शासक ने बंबई को पट्टे पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये वही इंग्लैंड के शासक रहे जिनको वो दहेज में मिला था। तो उन्होंने क्या, चार्ल्स देती, तो उन्होंने क्या किया, इस अपने जो बंबई को दहेज में मिला था उसको दे दिया कि 10 पाउंड हमको हर साल दे देना, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1673 में पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती की स्थापना की। यानी आप देखिए, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और अब फ्रांसीसी। 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके बाद बंगाल में जो है निर्णायक विजय हो गई, और बंगाल किसके हाथ में आ गया, ये अंग्रेजों के हाथ में आ गया। 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए 1773 में चार्टर एक्ट आया था, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, माफ करिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ये कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। यानी कलकत्ता अब एक कैपिटलिस्ट मोड में, यानी कैपिटल या राजधानी के मोड में आने लगा था, विकसित होने लगा था। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ये एक महत्वपूर्ण कालक्रम है जिसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1793। अब देखिए 1793 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट नंबर 2 आया था, और यहां कॉर्नवालिस कोड भी आया था। कॉर्नवालिस कोड, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, गवर्नर जनरल थे भारत के। तो कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण हुआ, जिसको मैंने बताया। और इस कॉर्नवालिस संहिता से कई सारे फिर जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार आए थे देश में, और जो उसमें टाउन प्लानिंग भी आ रही थी। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आया, और लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे ज्यादा कहां पर फोकस किया था, कलकत्ता पर किया था। उन्होंने वहां पर म्युनिसिपल यानी कि नगर पालिका जैसी चीजों से नगर नियोजन किया। हालांकि उनके जाने के बाद लॉटरी सिस्टम भी आ गया था, तो ये देखने के लिए मिला था। 1803 ईस्वी में कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा मिनट्स लिखा जाना, यानी कि कलकत्ता में कैसे नगर सुधार होंगे, इस पर पॉइंट्स लिखे थे। 1817 ईस्वी कलकत्ता में लॉटरी कमेटी गठन किया गया था। ये लॉटरी कमेटी इस बात पर ध्यान दे रही थी कि कैसे वहां का लॉटरी के टिकट बेचकर पैसा इकट्ठा किया जाए और नगर का विकास किया जाए। 1853 में रेलवे आ गया मुंबई से थाने के बीच। 1857 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1870 में नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाने लगा कि ठीक है, चुन के लोग आएंगे और नगर पालिका को चलाएंगे, जैसा आजकल होता है।
1881 में मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ। तो मद्रास टाउन की प्लानिंग जो चल रही थी उसमें जो मद्रास हार्बर था उसको कंप्लीट किया गया। तो इंपॉर्टेंट कालक्रम है इसके, आप जरूर स्क्रीनशॉट्स भी ले लिया करें जिससे आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। 1911 में बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया हुआ और 1911 में ही कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना देगा और यहां से दिल्ली का भी टाउन प्लानिंग शुरू हुआ। तो जो तीन मद्रास, बंबई और कलकत्ता थे, दिल्ली भी यहां से इंपॉर्टेंट टाउन के रूप में उभरना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण चीजें थी इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको अपनी परीक्षाओं के लिए ध्यान से समझना है। एक बार में हमने कैसे कॉलोनियल पीरियड में टाउन प्लानिंग हुई और टाउन का विकास हुआ, ये हमने आसानी से देखा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। इसकी अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com। वहां जाकर आप स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम में सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके मेरे साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों में से सारे चैप्टर्स आप इजीली वहां पे क्रम वाइज दिए गए हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और यहां पर आपको काफी चीजें एक साथ मिलेंगी, मतलब एनसीईआरटी पर रिलेटेड सारा सॉल्यूशन मिलेगा, वन शॉट रिवीजन होगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियोस भी मिलेंगे। तो जरूर आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के चैनल पर तो आप पढ़ते ही रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी जाकर क्रमवार तरीके से या एक से एक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए क्या लेकर आया है, कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। तो हम आप तक ये निःशुल्क वीडियोस, यानी जहां पर कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है, सारे सब्जेक्ट्स की लाते रहे। इसके लिए बस आपको ये करना है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में कैसा आपको समझ में आया ये पूरा चैप्टर जरूर बताइएगा। कोई पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो भी बताइए। तो इसके साथ ही अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।